ठीक है। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हमारा टारगेट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आरटीपी, एमटीपीपी और पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने का। ठीक है, अभी तक हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इलस्ट्रेशन और टीवाईक्यू क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आरटीपी एमटीपी का हमारा टारगेट है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पीवाईक्यू अपना May 25 का। किसी को अगर क्यू भी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, हम स्टार्ट करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बी लिमिटेड है 31 मार्च का। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दिया, डिबेंचर दे दिया और बैंक लोन दे दिया। ठीक है सर, इतनी चीजें हमको आ गई। अब क्या बोल रहे हैं? रिस्क फ्री रिटर्न दे दिया, मार्केट रिटर्न दे दिया और बीटा दे दिया। तो क्या आप इससे आपको क्या इंडिकेशन है? के निकालने की बोल रहा है क्या? बताओ, के निकालने की बोल रहा है क्या? है ना? तो के तो ऐसे यहीं पे निकाल सकते हैं ना, अपन निकाल दे क्या हाथों हाथ? के इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। करेक्ट। आर एफ कितना गिवन है एक बार मुझे देख के बताना। नंबर 14 है शायद। हाँ, बीटा 1.2 हो गया। आर एम कितना है? 19 माइनस 14। हाँ ओके, तो इसको कैलकुलेट करो तो 20 आ रहा है। 20%। ठीक है, तो अपना के ई 20 आ गया। बहुत बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। निकाल दिया 20। बहुत बढ़िया, अपना एक नंबर तो आ गया। शानदार। फिर क्या बोल रहा है? फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि 10% प्रेफरेंस शेयर से 1065 पर रिडीम होंगे आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है सर, मतलब हमारे पास आरवी आ गया। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो है वो 1.3 टाइम्स है ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स। ओके, ये वाला थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, इसको अपन समझते हैं। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट फार आफ्टर 5 ईयर्स। फ्लोटेशन कॉस्ट 4 रुपीज पर डिबेंचर है। टैक्स रेट 30% है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14 है। अब बताओ ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14 है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हुआ? WACC बोल दो। देखो इसके अलग अलग नाम है। हाँ करेक्ट, WACC, या फिर अगर फॉर्मूले में लिखा हो तो KO, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KO। ठीक है ना? अब अपन क्वेश्चन को आगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मांगा है YTM मेथड। YTM मेथड क्या होती है बताओ जरा? YTM मेथड क्या होती है? करेक्ट, YTM मेथड जहां बोले वहां आपको लगा लेना है IRR मेथड। और IRR तो बहुत ज़्यादा इजी है सर। कैसे इजी है बताओ? अभी बताता हूँ। आपका 10% प्रेफरेंस शेयर से 1065 पर अभी चल रहा है। ओके, और 10% प्रेफरेंस शेयर जो थे ना वो 1000 ईच के थे। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझना, आपको रिडीमेबल 1065 पर है, मतलब थोड़ा प्रीमियम पर रिडीम होगा, है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा ये टेबल। ठीक है, अपन यहाँ पर एक बार और टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? ये आ गया हमारा ईयर। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या? कैश फ्लो। फिर क्या आ जाएगा बताओ? ईयर आ जाएगा, कैश फ्लो आ जाएगा। फिर ईयर 0 आ गया, 1 2 3 आ गया और थर्ड ईयर में आ गया। कैश फ्लो के बाद PVF एट द रेट किस पे रहे? अपन क्या रेट पे रहे एक बात बताओ? देखो अभी 10% प्रेफरेंस शेयर है ना? लेकिन आपका रिडम्पशन वैल्यू जो है वो 1065 है, मतलब ज्यादा है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो आप 10% कूपन देते और 1000 पर रिडीम कर देते तो आपका 10% IRR आ जाता। लेकिन आपको फ्यूचर में 1065 मतलब ज्यादा रुपीज देने पड़ेंगे। तो आप लोअर साइड ले सकते हो, लेट से 10%, है ना? और अपर साइड आप 12 14 कुछ भी ले लो, मार्जिन के लिए 14 ले लो, है ना? तो देखो मैं 14 क्यों ले रहा हूँ? क्यों? देखो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन ने ये टेबल ऑलरेडी दे दी है 10 और 14 की। और ये देखो ये PYQ है May 25 का। मैंने आपको बताया था कि टेबल दे देंगे जनरली, है ना? ये कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं? पास्ट ईयर क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, है ना? तो इसमें टेबल क्वेश्चन में गिवन है। ओके सर, तो अब यहाँ पर आप 10 का ले लो, उसके बाद क्या करोगे? PV आ जाएगी, है ना, प्रेजेंट वैल्यू। फिर PVF आ जाएगा 14% का, और फिर अब क्या आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? ओके सर, अब देखो, अब बताना। यहाँ पर तो 1000 अपना
जा रहा है ना? ठीक है, यहाँ पर पीवी आ जाएगी 1, यहाँ पर आ जाएगा 1000, यहाँ पर आ जाएगी 1, यहाँ पर आ जाएगा 1000। इतना सबको क्लियर है? क्यों? क्योंकि 0th ईयर पे जब आपने हाथों हाथ क्या किया है, इशू किया है, तब की बात हो रही है। ओके सर, जनरली मेरे हिसाब से आप इसको है ना माइनस में ना लिख के प्लस में लिखो तो ही बेटर रहेगा, फिर बाद वाली चीज़ों को माइनस में लिख देंगे, वरना इशू क्या आता है कि फिर अपने को उल्टा चलना पड़ता है आईआरआर की मेथड का फॉर्मूला लगाने के टाइम पर। तो अभी ये इनफ्लो है, इनफ्लो अपन ने प्लस में लिख दिया, ठीक है सर। फिर अभी क्या करेंगे, अपन करेंगे 1 to 3 ईयर्स का। 1 to 3 ईयर्स में आपको कितना देना पड़ रहा है सर, बताओ मुझे। 1 to 3 ईयर्स में आपको 10% कूपन देना पड़ रहा है। 1000 का एक है तो आपको कितना देना पड़ रहा है, 1000 इंटू 10% कितना होगा, 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखना, ये टेबल में जो है पीवीआईएफ है 10% पे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, पहले ये आएगा कौन सा, यहाँ पर 0.751 थर्ड ईयर के एंड पर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 0.751, ठीक है। लेकिन आपका ये प्लस ये प्लस ये जो तीनों हैं, ये आपका क्या बनता है, ये आपका बनता है पीवीएफ एन्युटी फैक्टर, ठीक है। तो इन तीनों का टोटल लगाओ, 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751, ठीक है। तो आपका आ गया 2.486, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.486, ठीक है। रीडिंग कितने पे कर रहे हैं, 1065.40, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, ये तो हो जाएगा 248.6 और ये हो जाएगा 1065 ओके 800.11 है ना, ठीक है सर। तो आपका एनपीवी क्या आ गया, बताओ मुझे। ये अपन ऐसे लिख सकते हैं कि इसको माइनस में लिख दो, ठीक है। 1000 माइनस 248.6 48.771, ओके। अब देखो, अब यहाँ पर सेम आपको पीवीएफ 14% का निकालना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, थर्ड ईयर एंड पे 0.675 गिवन है, ठीक है सर, यहाँ लिख दो। अब यही पर इन तीनों का टोटल करो, इन तीनों का, है ना, ये प्लस क्या आ रहा है बताओ, 0.877 प्लस 0.769 प्लस 0.675, ओके 2.321 हमारा ये वाला एन्युटी फैक्टर आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 232.1 आ जाएगा, ओके सर। फिर नीचे क्या आएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पर 6.675 इंटू 1065.4, कितना आ रहा है, एक सेकंड, हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया है, कोई इशू नहीं, ठीक है। 232.1, हाँ 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 करेक्ट है ना। फिर माइनस 1000, तो ये आपका कितना आ गया, ये माइनस 48.76 आ गया, ओके सर। तो आपका 48.71 इधर, 48.76 उधर, ओके। इतना क्लोज आंसर आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। ये थोड़ा ऊपर नीचे है, हल्का सा राउंड ऑफ का होगा, है ना। ये अपना इतना आंसर आ चुका है। अब क्या करना है, पर इन्होंने 487 2.487, एक मिनट है ना, इन्होंने 487 कैसे लिया, आपने कैलकुलेशन गलत तो नहीं आ रही है, अपन ने तो देख ही किया है 0.751, ये इन्होंने कैलकुलेशन यहाँ पर गलत ली है, 2.487, ये 2.486 आनी चाहिए, मतलब पॉइंट का एरर है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आईसीआई ने जब, अगर मान लो आईसीआई ने ऐसी टेबल दी है तो आपको यही टेबल कंपलसरी यूज करनी है। आपके कैलकुलेटर पे जाके आपको वो सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं डालना है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, ओके है ना। अब आईआरआर लगा देते हैं फटाक से, आईआरआर में तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं सर, बिल्कुल सर, बताओ। लोअर रेट प्लस क्या आ जाएगा, एनपीवी एट लोअर रेट, एक बार लिख लेते पूरा, एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू रेट का डिफरेंस, ठीक है, ओके। अब लोअर रेट क्या हो गई 10%, एनपीवी एट अपर रेट क्या हो गई 48.71,
नीचे क्या हो गई 48.71 माइनस माइनस 48.76 इंटू रेट का डिफरेंस क्या हो गया 2 हो गया 4 हो गया सॉरी है ना 10 और 14 का है ये तो दिख रहा है 12% के आसपास जाता हुआ फिर भी हम एक बार सोल्व कर लेते हैं है ना 48.71 प्लस 48.76 इसको एम जैसे कभी भी आपको डिवाइड ऐसे कैलकुलेशन करना हो ना जहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर एक डिजिट है और नीचे कुछ एडिशन डिलीशन या कुछ एडिशन या फिर माइनस सब्जेक्ट कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करना हो तो आप पहले नीचे वाली प्रॉब्लम को सोल्व करके एम प्लस में डाल दो ठीक है तो अब एमआरसी करोगे तो आपका वही फिगर आ जाएगा अब आपको क्या करना है एम प्लस में तो ये डाल दिया अब आपको क्या करना है अब आपको ये चीज करनी है कि आपको यहाँ पर ये लिखना है 48.71 डिवाइड में एमआरसी कर दो डिवाइड बाय एमआरसी मतलब जो एमआरसी में वैल्यू है उससे डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर आ गया 0.499 इंटू कर दो 4 तो आपका आंसर आ जाएगा 1.99 मतलब 2 ही मान सकते हो तो ये हो गया आपका 12% ठीक है इसमें कोई डाउट ये चीज वैसे आपको आती होगी बट फिर मैंने आपको क्या बोल रहे हो कोई डाउट नहीं है ऐसा हाँ ओके ओके ठीक है ये आपका 12% आ गया बहुत बढ़िया बहुत शानदार ओके सर अब क्या करना है अब बोला है ये वाला पार्ट मैं एक मिनट रब कर रहा हूँ फिर से पढ़ेंगे एक बार और इसको ठीक है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज 1.3 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ओके सर अब बैंक लोन पे कुछ भी दिया है क्या कुछ भी नहीं दिया ओके लेकिन डिबेंचर्स पे 5 इयर्स के बाद रिडम्पशन होगा ये बताया फ्लोटेशन कॉस्ट 4 रुपीज है ये बताया इतना समझ में आ गया हाँ सर इतना समझ में आ गया तो आप मुझे अब बताओ कि डिबेंचर्स 100 ईच है तो 9600 अपने डिबेंचर हो गए है ना 1.3 टाइम्स ये है कहाँ पर आ गए हम यहाँ पहुँच गए है ना ठीक है अब क्या कर रहे हैं दोनों में हमको इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हमको अब करना क्या है वो समझना ठीक है अभी हमारे पास क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर की है क्या बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर की है क्या और या फिर बैंक लोन की भी है क्या लेकिन कैलकुलेट तो हमको करने को बोला है ठीक है तो हमको निकालना है अब क्या करेंगे हम देखो सिंपल सी चीज़ है बहुत सिंपल है आराम से सॉल्व कर लेंगे क्या बोला है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक लोन एंड टर्म लोन हमको बैंक लोन एंड जो भी अपना डिबेंचर है वो कैलकुलेट करना है लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बी एक्स डिबेंचर की रेट को एक्स मान लिया जैसे ही डिबेंचर की अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गई कॉस्ट ऑफ डेट निकल गया तो आपका क्या बैंक का आ जाएगा क्या आंसर बताओ मुझे बैंक का आंसर आ जाएगा क्या जैसे ही आपने कॉस्ट ऑफ डेट निकाला बैंक लोन का इंटरेस्ट रेट आ जाएगा क्या यस सर कैसे आ जाएगा बताओ तो एक्स उसको सपोज किया है हाँ तो 1.3 एक्स को हम मतलब एक्स को करेंगे और फिर इक्वेशन में फिट करेंगे हाँ जैसे लेट से पता है हाँ जैसे लेट से मान लो एक्स आ गया 10% तो वो क्या है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1.3 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मतलब 13 हो जाएगा 1.3 इंटू 10 हो जाएगा ठीक है तो ऐसे ही हमको अभी क्या करना है अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक्स माना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन को क्या मानोगे 1.3x इंटू 0.7 तो ये आ गया आपका 0.91x मतलब 0.7 क्यों किया ये है 1 माइनस 0.3 मतलब आपने 1 से टैक्स रेट को निकाल दिया मतलब ये पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ क्या होगी अपनी बैंक लोन ठीक है इतना क्लियर है क्या आगे समझ में इतना यस सर ओके इतना क्लियर है ठीक है अब देखो हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कहाँ आ गए हम क्वेश्चन ठीक है यहीं पर है ओके तो अब आप देखो यहाँ पर अपन कैलकुलेट करते हैं अपना खुद का के डी इज इक्वल्स टू क्या होगा ब्लू पेन लिखे हैं हम के डी इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ मुझे ठीक है आपका बेसिक फॉर्मूला आई वन माइनस टी ओके ये रिडम्पशन वाले केस में ये होता है अदरवाइज क्या करते हैं आई वन माइनस टी अपन सीधा डेट डाल देते तो अपना आंसर आ जाता है अभी ये रिडम्पशन वैल्यू वाला फॉर्मूला है तो इसमें क्या करेंगे यहाँ पर आर वी माइनस एन पी अपॉन टू करेंगे क्या करेंगे क्या ऐसा हाँ आर वी प्लस यहाँ पर टू नहीं आएगा मैं कर रहा हूँ करेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर टू आएगा यहाँ पर अपना यहाँ पर आएगा अपना एन
ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी पॉइंट है क्या, कि आपका यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 100x, उसका क्या रीज़न है आप समझना, ठीक है। 100 जैसे मान लो क्या है आपकी, ये फेस वैल्यू है, यहाँ पर आना क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपकी 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है। तो अगर मान लो मैं बोलता कि केडी जो है वो 10% है, तो आप इंटरेस्ट कितना लिखते, इंटरेस्ट कितना लिखते, 100 × 10%, 100 है ना, 100 × 10%, 10। यहीं पर मैं बोल रहा हूँ कि केडी आपकी एक्स है, तो इंटरेस्ट क्या आएगा, 100 × x, तो 100x। कोई दिक्कत है इसमें, नो सर। है ना। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मतलब ध्यान देके चलना कि यहाँ पर आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा 100x 1 माइनस आपने क्या लिखा 0.3, ओके। फिर आपने क्या लिखा आरवी, आरवी क्या है, आरवी के बारे में कुछ गिवन है क्या इन्फॉर्मेशन, रिडीमेबल एट पार, ओके। मतलब पार पे रिडीम होगा, मतलब 100 पे रिडीम होगा। फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी आ गई 4, तो मतलब नेट प्रोसीड कितना हो गया आपका, बताओ मुझे, नेट प्रोसीड कितना हो गया, रिडम्पशन वैल्यू तो 100 हो गई, नेट प्रोसीड कितना हो गया 96, करेक्ट। इसमें टाइम पीरियड कितना गिवन है क्वेश्चन में, टाइम पीरियड बता देना मुझे, 5 years। 5 ईयर्स, ओके। 100 + 96 डिवाइडेड बाय 2, ओके। इतना जैसे क्लियर होगा, अब तो क्वेश्चन हम फटाक से कर देंगे सर, बिल्कुल बताओ। देखो ये हो गया अपना 70x, ठीक है। फिर 100 - 96 करो, कितना आ रहा है 4 + 4, और नीचे क्या आ जाएगा 100 + 96 डिवाइड बाय 2, आपका आ जाएगा 98, है ना। इतना क्लियर है, 98 आ गया, आ गया 98, यस सर। ओके। तो आपका अभी के लिए केडी की इक्वेशन हो गई 100 अपना 70x + 4 अपॉन में 98, ओके। यस सर। हो गया, ठीक है। अब देखना, अब अपन कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे आप समझना। यहाँ पर क्या बोला था क्वेश्चन में, कि जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब सीधा बनाएंगे अपना, जो भी क्या बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं आप बताओ मुझे, ये वाला पार्ट तो चलो आईआरआर का हो गया, इसको क्या बोलते हैं आप, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए मार्केट वैल्यू वेट, बुक वैल्यू वेट, ये सब बनाते हो ना, वो हमको यहाँ पर बनाना है, ठीक है, आगे समझ में। तब सबसे पहले यहाँ से डेटा उठा लो, इक्विटी 14 का हो गया, ओके। फिर अपना ये 10 लाख 960 640, ऐसा कैसा सेम यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, बताना मुझे। इक्विटी प्रेफरेंस सारा सेम सेम गिवन है। यस सर। अब वेट कैसे निकालते हैं, इसका वेट कैसे निकालते हैं 14, देखना इसका वेट कैसे आता है 14 अपॉन में 40, मतलब इन चारों का टोटल मिला के 40 होता है, यहाँ पर जो लिखा है ना। इतना तो सबको आता है, बेसिक चीज़ है। फिर यहाँ पर कितना होगा 10/40, यहाँ पर कितना होगा 9.6/40, यहाँ पर कितना होगा 6.4/40। इतना आ गया समझ में, ओके सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये ही तो अपन ने निकाल दी थी 20%, बिल्कुल करेक्ट है। प्रेफरेंस वाली भी निकाल दी थी 12%, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखना ये जो है, ये तो अपन ने 1.3x किया था, है ना, और -30% करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 0.91x आएगा, बिल्कुल बढ़िया। अब ये वाली इक्वेशन सेम की सेम लाके यहाँ लिख दी, कोई दिक्कत इसमें, नो सर। है ना। सेम टू सेम इसलिए लिखी क्योंकि अभी सोल्व करने लायक नहीं थी, वो करने की स्थिति में अभी नहीं आई थी, ठीक है। तो हमने ये लिख दी। अब देखो इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले पार्ट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे आप 70 × 0.24, आपका आ गया 16.8x आ गया, हाँ सर आ गया। फिर अब 0.8 × 24 करो, 0.24 × 0.8, क्या आंसर आया 0.192, ओके। फिर 98 इंटू अपना आ गया 0.24, तो यहाँ पर आना चाहिए 23, है ना। नहीं नहीं नहीं, ओके समझ गया। यहाँ पर सिर्फ आपका ऊपर वाले पार्ट से ही मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर आपको यही दिक्कत आई है क्या क्वेश्चन सोल्व करने में, मतलब वो इक्वेशन करने में। हाँ हाँ, मेनली मतलब यहाँ दिक्कत अगर आई होगी ना, तो ये थोड़ा सा, अगर कॉपी में ऐसा लिखा है ना
70x प्लस 0.8 अपॉन में 98। तो जनरली सिर्फ ऊपर ऊपर वाले पार्ट से ही मल्टीप्लाई करके वो सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर 0.16 से आप ये वाला मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ये आपका टोटल है 0.14। इतना अपने को समझ में आ गया। अब इक्वेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। इक्वेशन की तरफ चले, इक्वेशन की तरफ चलें। आवाज नहीं आई मुझे। यस। पीछे तो नहीं छूट गए ना, मतलब क्वेश्चन में मैं लेके चल रहा हूँ साथ में, क्योंकि Yes. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब देखना, अब आ जाते हैं इस इक्वेशन पे। नहीं सर, एक्चुअली डिफरेंस आ रहा है वॉइस और वीडियो में, इस वजह से। ओके, ये इशू बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत कर रहा है। मैं यूट्यूब का भी इसलिए आपको बोल रहा था कि थोड़ा सा मतलब 2 सेकेंड या 1 सेकेंड से वहाँ लेग हो रहा है। मतलब मैं कितना ही हर चीज़ इतना परफेक्ट तरीके से कर ली है, बट थोड़ा कहीं ना कहीं लेग हो रहा है। ठीक है, चलो कुछ ना कुछ सॉर्ट करेंगे। ये आ गया अपना 0.07 प्लस 0.03, मतलब ये 0.07 प्लस 0.03 और फिर 16.8x प्लस 1.192, ठीक है। और यहाँ पर ये फिर डिवाइडेड बाय 98, मतलब यहाँ पर ये डिवाइड यहाँ है, डिवाइड बाय 98 हो गया। ओके, फिर 0.16 आ गया आपका और 0.91x आ गया आपका। इतना क्लियर है? ओके सर, ये इक्वेशन आपने लिख दी है यहाँ पर। अब इसको अपन बैठ के सोल्व करते हैं आराम से, शांति से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले 98 को उधर भेजो। जो 98 इधर डिस्टर्ब कर रहा है उसको पहले उधर भेज दो। तो आपका पॉइंट, 1 मिनट, पहले 98 को ना भेज के इन्होंने कुछ तो और इक्वेशन सोल्व की है। तो पहले एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन थोड़ा समझनी पड़ेगी। एक्चुअली क्या हो, टाइपिंग में पूरा इक्वेशन बिगड़ गई है। तो अपन यहाँ करके थोड़ा शांति से सोल्व करते हैं, है ना। यहाँ अलग से लिख लेते हैं। यस सर। 0.14 आ गया, इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका 0.07 प्लस 0.03, फिर क्या आ रहा है 16.8x। अब क्या करेंगे, प्लस 0.192, इसके अपॉन में क्या आ रहा है 98। और अपन क्या करेंगे उसके बाद 98 के बाद प्लस 0.16, ये सोल्व कर दो। 0.16 और 91x इसको सोल्व कर दो ताकि कुछ तो कम हो। 0.1456x, ठीक है। ये इक्वेशन हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है अच्छे से। ओके, अब देखना, पहले अपन क्या करते हैं, पहले x को साइड में कर देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और अपना कुछ आ रहा है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अपन पहले क्या करते हैं, और ये इधर भेज देते हैं 0.7 और 0.03, है ना। तो सॉल्व हो जाएगा। इसको भी इवन अपन इधर ही भेज देते हैं, रिटर्न इस साइड, ठीक है। करें, आगे बढ़े। ओके, 0.14 माइनस 0.07 माइनस 0.03। ओके, अब देखना यहाँ पर इसको भी माइनस करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। इक्वेशन नहीं होगा इधर, क्या बोल रहे हो? क्योंकि ये 98 दोनों के डिवाइड में है। ओके, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट है ना, इक्वेशन देख के आन दो मेरे को। हाँ ठीक है, दोनों के डिवाइड में है, करेक्ट। 70x अपना दोनों के डिवाइड में है, ठीक है। 70x अपना यहाँ पर 4 आया था। ये 0.8 कहाँ चला गया, 0.8 कहाँ से आ गया? हाँ 0.8 आएगा ना, मैंने यहाँ गलत लिखा है, 1 मिनट रुको। एक्चुअली ये है 4 डिवाइड बाई 5, तो मैंने 4 डिवाइड बाई 5 ना लिख के 0.8 लिखना चाहिए था, ठीक है। ये अपना 0.8 यहाँ पर आ गया। ओके, तो ये दोनों के डिवाइड में है, आप ये कहना चाह रहे हो ना। ठीक है, ठीक है, मैं करेक्ट कर रहा हूँ। ओके, 1 मिनट। 98, ठीक है, 98 इतना आ गया। इसको एक बार को अपन इस साइड ही रहने देते हैं, है ना। 16.8x प्लस 0.192 अपॉन 98 प्लस 0.1456, ठीक है। तो इधर कितना आ गया, इधर 0.04 बचा, है ना। इतना क्लियर है? हाँ सर। अब देखना, अब ये 16.8x प्लस 0.192, इसको इधर ही रहने देते हैं। माइनस में क्या, ये प्लस में क्या आ जाएगा, अब देखना, ये एलसीएम लेंगे तो 98 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है।
तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.1456 एक्स है यहाँ पर, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बताना, 98 इंटू 0.1456 14.2688, ठीक है, एक्स आ गया है ना। अब आपका 98 192 इधर आ जाएगा माइनस में, तो 0.04 माइनस 0.192 इज इक्वल्स टू 16.8 एक्स प्लस क्या आ जाएगा 14.2688 एक्स। तो आप 98 बट वहाँ पे रहेगा तो सही, डिवाइड में एलसीएम लेने के बाद उधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0.04 में होगा ना। ओके ओके, रुक जाओ एक मिनट, यहाँ पर 98 यहाँ भेज दिया मैंने, ठीक है, आ गया समझ में। रुक जाओ, मैं एक स्टेप और स्लो कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप और पीछे चल के आराम से जा जाते हैं, है ना, टेंशन मत लो। हाँ। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 0.04, ये काट पीट के देख लो एक बार। 0.14 माइनस 0.07 माइनस 0.03, 0.04 आ गया क्या, आ गया। Yes, sir. अब ये देख लो 16.8x प्लस 0.192 प्लस आपको ये लिखो 0.1456 इंटू 98, तो आपका आ गया 14.2688x, यहाँ पर 98, ठीक है, इतना क्लियर। हाँ। ओके Yes, sir. अब देखो, अब 98 इंटू क्या करेंगे, 98 इंटू 0.04 करेंगे, तो आपका आ जाएगा 3.92, इधर आ जाएगा। क्या किया हमने, 98 इंटू 0.04, ये 98 जो है इधर आ गया, ठीक है, क्लियर। हाँ। ओके अब देखना यहाँ पर 16.8 और इसको प्लस कर दो, 16.8 प्लस 14.2688, ये आ गया 31.0688 प्लस 0.192, ठीक है। 0.192 को इधर दे दो, 3.92 माइनस 0.192 इज इक्वल्स टू 31.0688 एक्स। अब इसको सोल्व करो, एक्स इज इक्वल्स टू, ये वाली इक्वेशन सोल्व करो पहले, इसमें क्या आ रहा है 3.92 माइनस 0.192, 3.72 हाँ तो 31.0688, ये नीचे उतर जाएगा 3.728, तो हमारा क्या आंसर आ रहा है 31.0688 डिवाइडेड बाय 3.728, कितना आ रहा है, एक बार और करो तो, मेरा कुछ और आ रहा है। शायद उल्टा कर दिया है, मतलब 3.728 ओ ओके डिवाइडेड बाय ओके, 31.0688। हाँ ओके ओके ओके, सॉरी 3.72 3.728 यही था फिगर, एक बार बता दो। 8 हाँ। यस सर। डिवाइडेड बाय 31.0688, ठीक है। अब क्या आ रहा है अपना 3.728 डिवाइडेड बाय 31.0688, आपका 12% आ गया, ठीक है। अब जैसे आप, ये हो गया आपका केडी, और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 12 इंटू 1.3 कितना हो जाएगा, कर लो यार एक बार सही से, अपना करेक्ट आंसर आना चाहिए 15.6। ये आंसर हमारे सही आ रहे हैं क्या, 15.6 एंड अपना ये क्या आ गया, ये कहाँ गया 12, ठीक है, कोई डाउट। अब ये वाला जो पार्ट इसमें गिवन है, ये वाला पार्ट इग्नोर करना, ठीक है। ऐसे दो मतलब ऐसे, जैसे क्या किया इसने, सीधा 1 माइनस टी करके कर लिया, नहीं रुक जाओ एक मिनट, हाँ ये एक बार साइड रखना, मैं आपको पूरा क्या चीज़ बता रहा था पहले वो देख लो। ऐसे ही कभी क्या करता है, कभी अल्टरनेटिव आंसर भी दे देता है। ये वाले पार्ट में यहाँ पर अल्टरनेटिव नहीं है, ये तो कुछ और उसका ही पार्ट है, प्रोसेस है, तो उसके अलावा अल्टरनेटिव आंसर देता है ना, तो अपने दिमाग में एक इमेज बना लो कि मेरे को इस रास्ते जाना है, ठीक है। कंफ्यूजन एग्जाम में वहाँ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अल्टरनेटिव आंसर याद आ रहा है तो आप आंसर लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं, पर इतना टाइम नहीं होता है कि आप अल्टरनेटिव वगैरह दोनों लिख के आओ, ठीक है। तो अल्टरनेटिव में हमेशा एक साइड चूज कर लो, ठीक है। इंटरेस्ट आ गया 12, और ये अपना कितना आ गया 15.6। और कुछ पूछा था क्या, ये कैलकुलेशन क्यों कर रखी है इन्होंने, केडी वाली 9.39, कोई काम की नहीं है ना ये अपनी क्वेश्चन के हिसाब से, देखो नहीं मतलब उसको सर इक्वेशन में फिट करके
केडी आएगा ना परसेंट में। ओके, अभी अपन क्या निकाल रहे थे? अभी अपन केडी तो निकाल रहे थे। एक्स की वैल्यू ओके, एक मिनट रुको। नहीं, एक्स की वैल्यू निकाल रहे थे। ओके ओके ओके, यहाँ एक्स की वैल्यू, मुझे लगा सीधा केडी निकाल रहे थे। एक्स की वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है। तो अभी सीधा एक्स की वैल्यू फिट कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पर एक बार फिट करके देख लेते हैं। 70 इंटू 12, यहाँ पर 0.8 अपॉन में 98, ठीक है। करो, क्या आंसर आ रहा है? 8.57 आ रहा है। हाँ, 8.57 या 8.58। ओके, यहाँ पर कुछ और, ये वाला पार्ट आई थिंक आप थोड़ा सा अवॉइड ही करो अभी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आ गया और आपका ये आ गया इंटरेस्ट ऑन रेट ऑफ लोन, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें यहाँ पर अपन ने एक्स की वैल्यू निकाली है ना, तो सीधा एक्स अपना तो यहाँ पर अपन ने अज्यूम किया था तो सीधा ही आ गया ना। तो अपने को ये इक्वेशन में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब ये सिर्फ अपन ने तब के लिए कैलकुलेट की थी। बाकी आपका सीधा एक्स आ गया 12%, और आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना आ गया आपका 15.6%, ठीक है। ये अपन डिराइव में देखो, इसका आंसर 9.4 आ रहा है। यहाँ पर ये इक्वेशन में रख के नहीं किया है, आप देखो ये इसने अलग से ये 12 लेके सीधा ऐसे कैलकुलेशन करी है पूरी। ओके, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर ये इक्वेशन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तो सिर्फ हमने इसलिए इक्वेशन बनाई थी कि हम ये वाले पार्ट करेक्ट कर सके, ये वाला पार्ट यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या करो, अब यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँच के सीधा आप ये टेबल बनाओगे। ये टेबल जैसे ही बनी, फिर आपका ये इक्वेशन ऐसे सॉल्व करोगे, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। यहाँ आपका जैसे 12 आंसर आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपका 15.6 आ जाएगा, बात खत्म। ये केडी कैसे सॉल्व किया है, क्योंकि देखा एक चीज़ समझना, यहाँ पर अपन डालेंगे तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ऑलरेडी हम मतलब प्रोसेस तो कर चुके हैं, पर यहाँ पर अपना फिगर जो है, आंसर जो है वो 8.58 आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 9.39, जो कि दोनों अलग अलग है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। तो किस वजह से हो रहा है ये एक बार और मैं आपको चेक करके बता दूंगा, बट मेरे हिसाब से ये आंसर अपना करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। ओके, हो गया क्या? सोल्व हो चुका है। सर आई थिंक उसमें वेट के साथ हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। ओके, कहाँ पे बोल रहे हो? हमने इस इक्वेशन में फिर जैसे 70x प्लस 0.8 होल डिवाइडेड बाय 98 है, तो हमने इस ओके, इक्वेशन में अपन ने फिट किया। कैलकुलेशन में तो इसको वेट के साथ इंटू करेंगे तभी आए। एक बार करो तो मुझे बताओ जरा, एक बार करो तो क्या बोलना चाह रहे हो आप, मुझे बताओ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हो, बताओ। मैं ये बोल रही थी कि हाँ 70x है ना, तो हाँ, ये वाली इक्वेशन है, इसको जब वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो WACC आता है। नहीं WACC तो यहाँ पर तो 14 आ हमने गया। अभी उसको WACC से अभी कोई मतलब नहीं है, अपन हाँ सिर्फ केडी निकाल रहे हैं, तो केडी के लिए तो अपने को वेट नहीं लेना पड़ता है ना क्वेश्चन में, ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं, समझ गए ना, अच्छा ओके समझ गई। है ना। तो केडी के लिए अपने को वेट लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ तो ये मतलब एक कहीं ना कहीं क्लेरिकल मिस्टेक हो सकती है, या फिर क्या हुआ है एक बार अपन देख लेंगे, है ना। क्योंकि ये वाले पार्ट में यहाँ पर सेम इक्वेशन अगर अपन भी लगा रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं, तो आंसर वेरी कैसे कर रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। एक बार करके देखिए क्या इनकी तरफ से, है ना। 12, ठीक है, 12, फिर अपना 0.7 यहाँ आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा 100 माइनस 96 डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ आ जाएगा 100 प्लस 96 बाई 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 12 इंटू 0.7 करो, 84, 8.4 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 0.08, 0.8 आएगा, सिर्फ 0.8, फिर यहाँ आ जाएगा अपना 98 आ जाएगा। हाँ, तो अब क्या होगा, 8.4 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाई 98, आपका 9.39 आ रहा है यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। जबकि हमने ये इक्वेशन सेम यहाँ पर फॉलो किए, तो यहाँ पर अपना आंसर वेरी कैसे कर रहा है, वो बहुत वैसी वाली चीज़ है। ओके 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 ओके, आई थिंक आई हैव करेक्ट इट, ठीक है। ये इस वजह से हो रहा है ना, कि यहाँ पर हमारा 100 इंटू अपन ने 12 करना था, फिर आएगा 1.3, ऐसे करके आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर हमारा ये सेम 0.8, और यहाँ पर आ जाएगा 98। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, 100 इंटू 12 क्यों? क्योंकि आप मुझे बताओ, ये 100x था ना,
आपने क्या किया, ये 0.7 कर दिया, है ना, 0.7 कर दिया, तो यहाँ पर मतलब एक्स का इफेक्ट लेना भूल गए, एक्स भी तो 0.7 हो रहा है, समझ रहे हो, इस वजह से अभी देखो, अभी फटाक से आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये जैसे आपने किया तो आपका क्या आ गया 12, और यहाँ पर 0.7, और ये प्लस 0.8 अपॉन में 98, ये अभी आपका जो आंसर आया था 9.39 आ गया, सोल्व हो गया, ठीक है। ये अपना क्लियर है, ओके। जस्ट 1 मिनट, मुझे ये मीटिंग फिर से ऐड करने दो। बाकी किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, एग्जाम में ऐसा आएगा तो आप फंस जाओगे। इवन अपने ने ये वाला पॉइंट अगर अपन ध्यान से नहीं देखते कि अपने ने वेट ले लिया है, तो अपन भी फंस रहते हैं, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान से देख के चलो अच्छे से। क्वेश्चन बहुत प्यारा था, क्वेश्चन अच्छा था। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको ये वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। बाकी क्वेश्चन अच्छा था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आराम से पूछे जा सकते हैं। ये देखो अपना May 25 का क्वेश्चन है, May 25 का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अपने को अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। मैं 1 मिनट लिंक ज्वाइन कर रहा हूँ। किसी स्टूडेंट को अगर समझ नहीं आया है तो मुझे फिर से DM कर सकते हो कि सर समझ नहीं आया, कुछ इशू था, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, अदरवाइज कमेंट आप करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। व्यूज़ मतलब आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो एटलीस्ट वहाँ पर अटेंडेंस लगा के जाओ कि हाँ सर हमने वीडियो देखा, हमको लेक्चर देखा, हमको पसंद आया, अच्छा लगा। आप एटलीस्ट वो बताओ तो सही, तो हमको भी लगे ना कि हाँ मतलब बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने वंशिता यहाँ पर बता दिया था, तो ये आपका कितना, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। तो ये 9.39 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ, अब दिख रही है। हाँ ओके, एक्चुअली वो स्क्रीन शेयर होता है ना, आपका नाम भी आ रहा होगा उसमें, हाँ हाँ हटा दिया मैंने, स्क्रीन शेयर होता है ना इस वजह से, ठीक है। क्वेश्चन आ गया समझ में, बिल्कुल काफ़ी अच्छा हाँ। क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चन में डाउट हो तो मतलब आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में डाउट तो बनते, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं PYQ September 25 की तरफ, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको, चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ RSA लिमिटेड इज एज अंडर, क्या इक्विटी शेयर से 1 करोड़ के, 8% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से कितना है 5 लाख का, ओके सर। इक्विटी शेयर जो है वो कोटेड है 60 पे। आप देखो यहाँ पर क्या, ये जैसे ही ऐसे बता दे कोट वगैरह है, इशू प्राइस वगैरह है, तो कहीं ना कहीं बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू भी पूछ सकता है। यहाँ पर ये देखो मार्केट वैल्यू पूछ लिया, तो आपको वहीं पे एकदम से क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ सर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, ओके, ओके। है ना। फिर इक्विटी शेयर हो गया, देखो कोटेड एट 60, प्राइस डेट 60। देखो पिछली बार आपको ध्यान हो तो यहाँ पर कोटेड अलग था और वो प्राइस अलग था, तो वो बहुत गलत चीज़ थी। मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूट को सेम प्राइस रखना चाहिए, क्योंकि आप इशू अलग प्राइस पे कर रहे हो और मार्केट में अलग प्राइस चल रहा है, तो वो क्लियरली दिखता है कि गैप है। यहाँ पर वो गैप फिलफिल हो गई है ना, देखो आप, जो मैंने TYK में कराया था ऐसा एक पॉइंट रेज किया था मैंने, आपको ध्यान हो तो, हाँ है ना। तो ये हो गया फुली सब्सक्राइब, ओके। फ्लोटेशन कॉस्ट 4 पर शेयर है, मतलब 4 रुपीज़ पर शेयर है, ओके सर। इशू प्राइस जो है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की क्या है 45, ओके सर। करंट मार्केट प्राइस ऑफ 8% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है 55। तो एक करंट मार्केट प्राइस जहाँ जहाँ दे रहा है मतलब मार्केट वैल्यू वेट में काम आएगा, ठीक है सर। RSA Limited has been paying dividend to its equity shareholders at a constant growth rate of 5% per year and dividend paid this year was 2 per share। मतलब इस साल अगर 2 रुपये दिया था तो अपने को क्या करना पड़ेगा D1 के लिए, 2 इंटू 1.05, 1 प्लस G, है ना, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग गॉर्डन्स मॉडल, वोल्टर्स मॉडल, ये सब हम डिविडेंड डिसीजन में अब बस नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है अपना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इरिडीमेबल, फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू वेट्स, ओके। अब क्या करना है, आप सीधा KE निकाल दो। तो KE के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, आप बताओ। यहाँ पर करते हैं इस गैप में, ठीक है। KE के लिए क्या करना पड़ेगा, KE के लिए लिखेंगे D1 अपॉन P0 प्लस G। लिख दूँ क्या ऐसा, यस सर। नहीं, क्योंकि इसमें है फ्लोटेशन कॉस्ट, तो यहाँ पर हाँ F माइनस होगा, ठीक है, ठीक ओके परफेक्ट। अब आ गया हमारा ये यहाँ पर सॉल्यूशन, 2 फिर इंटू 1.05, फिर डिवाइड में क्या आ जाएगा 60 माइनस 4,
फिर प्लस 0.05, करेक्ट। 60 माइनस 4 क्यों किया? प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ओके सर। फिर 2 इंटू 1.05 कर दो, 2.1 डिवाइडेड बाई 56, ये आ गया 0.0375 प्लस 0.05, तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो गया? 8.75%। ठीक है, ओके Yes, सर, sir. हो गया। फिर अब केपी बता दो, केपी कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, केपी क्या 8% है, 45 का शेयर है। ठीक है, 8% है, 55 का ट्रेड कर रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तब आप यहाँ देखना, अपन का पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। देखो एक चीज़ समझना, अब यहाँ पर दो प्राइस दे रखी है। एक मिनट, ये बहुत ज़्यादा वो हो गया, मैं डिलीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, पढ़ाने के चक्कर में पूरा हाईलाइट हो जाता है ना, तो फिर दिक्कत आती है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा था कि अभी देखो यहाँ पर एक प्राइस ये दे रखी है, एक प्राइस ये दे रखी है, तो अपने को केपी निकालना है। केपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो कौन सा प्राइस हम यूज़ करें, आप बताओ मुझे। एक है 45, एक है 55। तो आपको मैंने अभी पहले भी समझाया था यहाँ पर कि ये इशू प्राइस जो है, यहाँ पर तो वैसे बहुत क्लियरली लिखा है कि इशू प्राइस क्या था 45, करंट मार्केट प्राइस क्या है 55। तो अपने को इशू प्राइस से मतलब है अभी के लिए, है ना। अगर यही मान लो 5 साल बाद का शेयर होता, 2 साल बाद का शेयर होता, और वो बोलता कि 55 पर अभी है और हमको अभी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल दो, तो हम तब की देते। हमने जब पैसा लिया था तब हमको 45 रुपीज़ में मिल गया था शेयर, मतलब कंपनी को 45 रुपीज़ मिले थे शेयर को इशू करने के लिए। इतना क्लियर है। तो अपने को अभी मतलब है किससे? 45 से। ओके सर। और ये 100 पर शेयर है, मतलब 8/45 हो जाएगा। देखो केपी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जरा। केपी का फॉर्मूला क्या होता है? पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन P0, मतलब प्रेफरेंस शेयर की प्राइस। पीडी कितना हो गया? 8 इंटू 8 हो गया, मतलब 100 का 8%। यहाँ पर फेस वैल्यू क्या है? 100, 100 का 8%। ठीक है, 100 का 8%, 8 हो गया। ठीक है, P0 क्या आ गया? 45, 55 नहीं लेंगे, रीज़न मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, ओके सर। तो अब कितना आ गया? 8/45 कर लो, 17.77%। 7 8 कर लो इसको, है ना, आगे भी 7 है ना इसलिए। ठीक है, अब क्या करना है? अब सीधा हमको मार्केट वैल्यू वेट लगा देना है। ठीक है सर, देखना यहाँ पर ये 1, देखो ये समझना, ये कितने शेयर से आप मुझे बताओ, इक्विटी के कितने शेयर से? 10 lakh shares. 10 लाख शेयर्स, करेक्ट। मतलब मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। ओके सर। ये कितने हैं? 5 लाख। डिवाइड कितने से करूँ? 100 से। तो कितना हो जाएगा? 5 लाख शेयर से। 5 करोड़ है, मतलब डिवाइड कर रहा हूँ तो 5 लाख हो जाएगा। ओके, अब देखना, इसका शेयर का प्राइस है 60 रुपीज़। ये कितना हो जाएगा? ये 6 CR हो जाएगा। ठीक है, इसका प्राइस है 55, ये कितना हो जाएगा? 5 लाख इंटू 55, 2 करोड़ 75 लाख। 2 crore 75 lakhs. और टोटल कितना हो जाएगा? 875। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर इनका वेट क्या आएगा? वेट बता दो। तो 6/8.75 आ गया वेट 0.686, 3 डिजिट तक अपने को लेना है। फिर 2.75 डिवाइडेड बाय 8.75, कितना आ गया? 0.314। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब इसकी केडी और केपी बता दो, केई और केपी। तो केई कितनी थी? ये थी 8.75, और केपी कितनी थी? 17.78, है ना। 17. तो ये आपका कितना है, मुझे कैलकुलेशन करके बताना। 0.686 इंटू 8.75, ये हो गया 6.00, 6%. है ना। फिर दूसरा 0.314 इंटू 17.78, ओके, ये आ गया आपका 5.59, 888, 5.58, ये हो गया आपका टोटल 11.58। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही तो मुझे नहीं पता, वेरीफाई कर लेते हैं। आ गया आंसर, मैच हो गया क्या? Yes, sir. ओके ओके, बढ़िया। चलो, अब हम आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। क्या बोला? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो तो हमने निकाल दी सर। और क्वेश्चन का कुछ और पार्ट बोला था क्या? एक मिनट, नहीं, और बस कुछ इतना बोला ही था कि था बस ना, इतना ही था ना? हाँ,
तो फिर ये और पार्ट कहाँ कर रखा है? रुक जाओ एक मिनट। ये देखो, ये P0 को अगर लेंगे 55। इशू होगा सर, एक पॉइंट मिस हो गया होगा। नहीं नहीं नहीं, प्रिंटिंग में इशू नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये क्या अच्छा, बोल रहा है, ओके ये ओके। पहले अपन ने 45 लेके बता दिया, अब 55 लेते तो क्या होता, ऐसा बता दिया। एक बात बताओ, आईसीआई से मेरी यही दिक्कत है थोड़ी, है ना, यही मतलब लड़ाई झगड़े जो भी है ना, कि आप ये क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट कर रहे हो, ये पूछ रहे हो बच्चों से PYQ सितंबर 2025, ठीक है, वो पूछा, अब बच्चों को दे दी दो प्राइस, यहाँ पर इन्होंने इस पे तो काम कर लिया कि दोनों सेम होनी चाहिए, है ना, इस पे काम करना भूल गए, ये 45 और 55 अलग अलग दे दिया, है ना, ये अलग अलग देना चाहिए था क्या, नहीं देना चाहिए था जनरली, तो इन्होंने अब क्या किया, अल्टरनेटिव आंसर इशू कर दिया, एक केस में अब 45 होता तो क्या होता, एक केस में 55 होता तो क्या होता, बस आया समझ में। ओके। तो ऐसे मतलब ठीक पहले है। गलती कर दो और फिर जो क्या करो अल्टरनेटिव आंसर में डाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आप करेक्ट ही क्वेश्चन पूछो ना, आप क्वेश्चन को वेरीफाई करो 10 बार, ठीक है सही बात है। है ना, बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया मतलब, है ना, ऐसे कि उड़ा दो तो थोड़ा सही लगता है हम भी कुछ करते हैं फिर आईसीआई के अगेन। क्या, हम भी कुछ करते हैं सर आईसीआई वही के तो अगेन। प्रोटेस्ट करना चाहिए अपने को भी एकदम जंतर मंतर पे बैठ के। एक बार पहले चला भी था आर्टिकल, एक मतलब आर्टिकल 35 में ऐसा कोई सेक्शन था जिसमें क्या मतलब मॉडरेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग था कि बच्चों के नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं पासिंग परसेंटेज के हिसाब से, तब चला भी था 2019 में चला था शायद, जितना मुझे ध्यान है, तो वो भी काफ़ी सही चला था, पर अच्छा। उसने आईसीए ने ध्यान नहीं दिया था यहाँ तो धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन देके बैठ गए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया बच्चे फिर एग्जाम आई और ठंडे पड़ गए ऐसा हुआ था, मॉडरेशन पॉलिसी अच्छा। करके एक चीज़ थी, उसके रिगार्डिंग हुआ था, स्टूडेंट्स भी गए थे, इवन टीचर्स ने भी पार्ट लिया था, मतलब मैं तो स्टूडेंट था, मैं इंटर में था कुछ हुआ 2019 ही में, नहीं। कुछ हुआ ही नहीं, पर वैसे रिजल्ट भी मिला ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं था। कोई सेंस नहीं आया, बिल्कुल सही बात है। पहले ऐसा था कि मॉडरेशन पॉलिसी करके कोई कंसेप्ट था कि उसमें क्या होता था कि शायद बच्चों के मतलब जैसे मान लो आईसीआई को इतने बच्चे पास करने, लेट से 10%, और मान लो 10.5% बच्चे पास हो रहे हैं, तो आईसीआई कुछ कुछ बच्चों के मार्क्स कम कर देता था, ऐसा कुछ आया था। अब इसका वो जो क्या कहते हैं पूरी मतलब गारंटी या फिर पूरा मुझे बात नहीं पता है, पर ऐसा कुछ चलता था तब, ठीक है। तो उसमें ऐसा बोला था कि मान लो 10% अगर रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, 10% आपको चाहिए, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट जो है वो 10.5 आ रहा है, तो ऐसे जो है 0.5 स्टूडेंट जो हैं 0.5% उनके मार्क्स कहीं कहीं जो बच्चे 40 पे पास हो रहे थे उनको नीचे उतार देते थे, तो 10% उनका आइडियल रिजल्ट आ जाता था। इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था, पर ये एक्चुअल में मुझे नहीं लगता कोई एक्शन हुआ था, और बच्चे खुद ही थोड़ा तितर बितर हो गए थे और पेपर भी आने वाले थे, क्योंकि ये नवंबर 2019 का अटेम्प्ट था और शायद अगस्त या सितंबर में ये प्रोटेस्ट हुआ था। तो मैं तो क्या करता था, मैं तो बस वीडियो देखता रहता था अब अपन एमपी इंदौर वाले तो अपन उधर नहीं गए थे, ये यहाँ पे दिल्ली हुआ था। फरीदाबाद में हुआ, दिल्ली में हुआ था, नोएडा जहाँ पे चैप्टर ऑफिस वगैरह है ना, एचओ जहाँ पे आईसीआई का, वहाँ पे हुआ था जितना मुझे ध्यान है, नोएडा करके एक हाँ जगह हाँ हाँ। है ना, वहाँ पे। तो ये बस मेन्यू का पार्ट हो गया है, अब हम टारगेट कर रहे हैं क्या, एमटीपी करने, उसके बाद हम आरटीपी देखेंगे, ठीक है, अभी एमटीपी करने वाले हैं। एमटीपी अपना लास्ट 3 अटेम्प्ट के देख रहे हैं, तो सितंबर 25 में अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, सितंबर 25 की एमटीपी हम स्टार्ट करते हैं। A company issues क्या 15% convertible debentures of ₹100 each at par with a maturity period of 6 years, मतलब अपना AN6 हो गया, ठीक है, कन्वर्टिबल डिबेंचर है, ये ध्यान रखना, ओके सर। फिर ऑन मेच्योरिटी क्या होगा, ईच डिबेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 इक्विटी शेयर्स, एक डिबेंचर 2 इक्विटी शेयर्स का हो जाएगा, ठीक है सर। आरएफ जो है वो है 8%, मार्केट रिस्क प्रीमियम है वो 16, और बीटा क्या है 1.2। सर इतनी डिटेल दे दी तो हम क्या कैलकुलेट कर देते हैं, फटाक से बताओ मुझे। के के चलो फॉर्मूला बोलो। आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। ठीक है परफेक्ट। आरएफ कितना हो गया अपना, आरएफ हो गया अपना 8%, है ना, आरएफ 8 हो गया, बीटा कितना हो गया 1.2, और रिस्क प्रीमियम कितनी हो गई 16। अब देखो यहाँ पर मार्केट अगर ये क्या बोले, मार्केट रिटर्न, मार्केट रिटर्न बोले तो अपना आरएम होता है, पर यहाँ पर क्लियरली बोला मार्केट रिस्क प्रीमियम, मतलब
अपना डिफरेंस, आर एफ माइनस आर एफ, जो ये पार्ट है ना, ये इसको बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, मार्केट रिस्क प्रीमियम। ओके, तो सीधा यहाँ पर 16 आपने लिख दिया। अब आंसर क्या आ गया आपका, फटाक से बता दो मुझे। 16 इंटू 1.2, 27.2। ओके 27.2 आपका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया है ना, इतना क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके सर, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, हाँ यहाँ पर अभी हम यहाँ से सीधा फ्लो में आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला पार्ट नहीं पड़ा। कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ 13.38 पर शेयर, मतलब ये क्या हो गया आपका, D0 हो गया। करेक्ट, ओके सर। 5 years ago इट पेड अ डिविडेंड ऑफ 10 पर शेयर। अच्छा जी, आपको समझ में आ रहा है क्या वो क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है ना, कि D0 अभी 13.38 था, लेकिन 5 years ago जो है ये दिया था हमने 10, तो मतलब 10 1 प्लस जी की पावर 5 इज इक्वल्स टू 13.38, यही बोलना चाह रहे हैं, यस सर। है ना? ठीक है, तो अब आप जी यहाँ से निकल जाएगा आपका। ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहे हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट इज इक्वल्स टू 6% ऑफ इश्यू अमाउंट। इश्यू अमाउंट जो भी होगा उसका 6% हम आपको निकाल के दे देंगे। ठीक है सर। अब क्या बोल रहे हैं, 5% ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब क्या किया, 5% इन्होंने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, मतलब 5% उसका इंटरेस्ट या डिविडेंड का रेट हो गया। ओके, फिर प्रीमियम एट 10%, मतलब आपको, मतलब जैसे मान लो यहाँ पर 100 का है तो 110 में इशू किया है। ठीक है, दिस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 years एट पार। फ्लोटेशन कॉस्ट 5% हो गई इशू अमाउंट की। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो, रिडीमेबल क्या है 10 years पे, और पार लिखा हुआ है, मतलब 100 पर रिडीम होंगे। ओके सर, फिर कॉर्पोरेट टैक्स अज्यूम कर लो 40%। और अब बताओ हमको क्या, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड बोले तो वही अपना जो फॉर्मूला लगाते हैं, I1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन, और होल डिवीजन में क्या आ जाएगा, आर वी प्लस एन पी अपॉन 2। ठीक है, हाँ करेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, अब देखो, पहले ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये अपना के ही निकाल दिया जो हमने पहले निकाल चुके हैं। बहुत बढ़िया। फिर क्या किया, फिर ये लिखा 13.38 10 1 प्लस जी की पावर 5, और यहाँ पर 6 आ गया। ये 6 कैसे कैलकुलेट हुआ है, ये 6 मैंने आपको बताया था कि जनरली यहाँ पर टेबल देंगे, वो टेबल नहीं दिया है तो आप ये कैलकुलेट कर लेना। कैसे कैलकुलेट कर लोगे, 1 डिवाइड बाय 1.06 1 सॉरी 1.06 इंटू कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, तो ये आपका 13.38 आंसर आ जाएगा ऐसे, है ना? आपको ये अगर ऐसा सीधा डायरेक्टली नहीं हो तो आप 5 6 7 8 ऐसे लगाओगे तो सीधा आंसर आ जाएगा, क्योंकि आईसीआई का एमटीपी का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आईसीआई का अपना खुद का एमटीपी का क्वेश्चन है, उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन दिया है क्या कि जी कैसे आया, कोई कैलकुलेशन करके दी क्या? तो हम सीधा जी इक्वल टू 6 लिख सकते हैं ना, है ना? पूरी कैलकुलेशन इस पे हो जाएगी, किस पे, कैलकुलेटर पर। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 6 years जो है। अब देखो, एक बात बताना मुझे, ऐसा सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्या? हाँ किया है एक बार तो। है ना, किया है ना, सेम क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये 6 years हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 6 years के बाद कन्वर्टिबल डिबेंचर जो है वो 2 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके सर, तो अब देखो हमको क्या निकालना पड़ेगा, प्राइस ऑफ 6 years। ठीक है, तो D7 निकाला इन्होंने। D7 कैसे निकालेंगे, D7 ऐसे निकालेंगे, अभी D0 जो है उसकी 1 प्लस जी की पावर 7 लगा देंगे, यही होगा, है ना? तो यहाँ पर यही किया, 13.38 1.06 की पावर 7 आ गई। ये यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ऊपर आ जा, और इसमें नीचे डिवाइड में क्या, के ई माइनस जी। आपको ये फॉर्मूला तो याद है ना, के ई इज इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, इतना तो पता है। ठीक है, तो ये सेम फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर के इधर आ जाता है और P0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट हो जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा आया है, एक मिनट रुकना, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, P0 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन के ई माइनस जी। ठीक है, यही लगाए हैं। ओके, अब ये जैसे आपने के ई निकाल दी थी, जी निकाल दी थी, 27.2% के ई था, जी था आपका 6%। ओके सर, तो ये आपका आंसर आ जाता है क्या, 94.92, मतलब आपका प्राइस आफ्टर 6 years क्या होगा, 94.92, 94.92। ठीक है, ओके सर। अब रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू क्या, 94.92 का एक शेयर होगा, हम 2 शेयर रिडीम करेंगे तो हमारा प्राइस हो जाएगा क्या, कन्वर्टिबल डिबेंचर का, एक कन्वर्टिबल डिबेंचर को कितना मिलेगा शेयर्स,
189.84 शेयर्स मिल जाएगा। ठीक है सर। अब देखो एक बात बताना यहाँ पर, है ना, अब क्या निकाल दो, आप केडी निकाल दो। केडी का फॉर्मूला क्या था बताओ? Interest 1 minus x आरवी माइनस plus एनपी p divided by n एन, हाँ, फिर full upon आरवी rv प्लस plus एन np पी divided अपॉन by 2। ठीक है, तो अपना इंटरेस्ट क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में बताओ मुझे। इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन था 15%, मतलब 15 रुपीज, है ना। और टैक्स अपना था 4%, मतलब 1.04, मतलब 1 माइनस 0.4। ठीक है, फिर प्लस में क्या, आरवी, आरवी क्या आ गया, आरवी आपका आ गया 189.84, है ना। एनपी क्या आ गया 100 माइनस 6 रुपए की इन्फ्लेशन कॉस्ट, मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट, सॉरी, तो 94 आ गया। पीरियड क्या था 6 ईयर्स, हाँ सर। फिर यहाँ पर 189.84 प्लस 94 अपॉन में 2, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा मुझे बताओ। ये हो गया 189.984 माइनस 94 अपॉन में 6, ये हो गया आपका 15.97, और फिर उसके बाद 189.84 प्लस 94 डिवाइड बाई 2, 141.92, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। 17.60 हाँ जस्ट अ मिनट, 17.60, ठीक है, 17.59 या 17.60, ठीक है। ये सेम आ गया क्या आपका आंसर यहाँ पर, yes sir कहाँ पर गिवन है आंसर, ये सोल्व नहीं हुआ क्या यहाँ पर, हाँ शायद सोल्व नहीं हुआ होगा, ये 9 प्लस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ, क्या है अपना 17.59, ठीक है, 17.59, 59 यहाँ 60 जो भी है, ओके। फिर अपना अब प्रेफरेंस शेयर्स, देखो सर प्रेफरेंस शेयर में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, 5% प्रेफरेंस शेयर है, ओके सर, मतलब 100 का ₹5 ₹5 का डिविडेंड मिलेगा। ठीक है सर। प्रीमियम 10%, मतलब रिडम्पशन वैल्यू, इशू वैल्यू क्या हो गई 110 रुपये, ठीक है, इशू का बता रहा है। दिस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब एन आपका जो पीरियड है वो 10 हो गया, और 8 पार मतलब आरवी आपका 100 हो गया। ठीक है सर, मतलब क्या हो गया कि आपका पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया ₹5, इशू प्राइस आपका जो है इशू, मतलब एनपी आपका नेट प्रोसीड कितना हो गया, नेट प्रोसीड हो गया 100 प्लस 10% प्रीमियम 110 माइनस 5% फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब 110 का 5% निकाल दो तो आपका हो जाएगा 104.5। ठीक है ना, ये हो गया। पर देखो ये सारी डिटेल्स तो हमने कर दी, पर एक बात बताओ क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, क्वेश्चन ने सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। क्या बोल दिया, यूज YTM मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब YTM मेथड मतलब आप ये वाला फॉर्मूला जो लगाते हो I1 माइनस टी वाला, ये नहीं लगा सकते। तो आपकी ये डिटेल्स तो काम आएगी, पर ये आपको टेबल बना के लिखना पड़ेगा कि शुरू में आपने क्या किया, 104.5 आपको मिले, फिर आपने ₹5 हर साल दिए 10 साल तक, और आपने 100 रुपीज एट द एंड रिडीम कर दिए 8 पार, ओके। फिर ये सेम आपने 3% लिया, 5% लिया। आप एक बात बताओ, 5% का कूपन है और रिडम्पशन वैल्यू ओके है 8 पार है, मतलब इशू वैल्यू ज़्यादा है, तो उससे एक कम ले लिया, एक ज़्यादा ले लिया। यहाँ पर आप 3 और 7 भी ले सकते थे, ठीक है। आप जो लेना चाहो, ICI का स्टैंडर्ड अपने को नहीं लेके चलना है, 3 और 7 भी आप ले सकते थे, ठीक है। और ये IRR मेथड तो मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ, तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा KP इज इक्वल्स टू 4.4730। इसी लेक्चर में हमने कल ही किया था, राइट, ये हमारा IRR किया था ना, Yes. हमने एक बार इलस्ट्रेशन में कर लिया है, एक बार TYK में कर लिया है, और एक बार RTP MTP में भी कर लिया है। तो और किसी स्टूडेंट ने डायरेक्टली अगर ये लेक्चर भी देखा है तो भी IRR तो उसको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। क्वेश्चन हो गया अपना, कोई दिक्कत? नहीं नो सर ओके परफेक्ट, आगे बढ़े। यस सर ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33। ABC लिमिटेड ने क्या किया, ABC लिमिटेड परचेज हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके, विच इज कंसिडर्ड एज ऑप्टिमम, मतलब उनके हिसाब से ऑप्टिमम है कि हाँ इतना इतना हमने इतना इक्विटी रखा है, इतना हमने डेट रखा है, तो इसके हिसाब से हमारा बैलेंस बढ़िया चल रहा है। ठीक है सर। 14% डिबेंचर रखे हैं 60,000 के, 11% प्रेफरेंस शेयर रखे हैं 20,000 के, इक्विटी शेयर्स इनके पास हैं 3,20,000, 10,000 शेयर है, मतलब आपका एक की वैल्यू हो जाएगी आई थिंक 32, ठीक है, 32 वैल्यू हो गई, ओके। अब बताना मुझे, कंपनी हैज अ मार्केट प्राइस क्या, 19.67, ओके। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड जो है वो 50% ऑफ करंट ईयर, ओके।
फॉलोइंग इज द यूनिफॉर्म ट्रेंड ऑफ ईपीएस, मतलब 10 साल से इन्होंने ये ट्रेंड चल रहा है। क्या चल रहा है? पहले देते थे, एक मिनट, पहले देते थे 2015 में 1 का, फिर 2016 में 1.1 का। तो आप देखो एक पैटर्न आप नोटिस करोगे, हर बार 10% आगे बढ़ रहा है। आपने अगर पैटर्न सीधा नोटिस नहीं होता है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, G इज इक्वल्स टू D1 माइनस D0 अपॉन में D0, ऐसे भी कर सकते हो, है ना? बिल्कुल सही है। तो आपने जैसे मान लो क्या किया, 1.1 माइनस 1 अपॉन में 1, तो क्या आ जाएगा? 0.1 अपॉन में 1 मतलब 10%। आगे समझ में? हाँ। ओके, अब क्या करना है? द कंपनी इश्यूड न्यू डिबेंचर्स कैरिंग 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, एंड करंट मार्केट प्राइस जो है वो 96 है। ठीक है, मतलब नए डिबेंचर इशू करे, 16% इसका इंटरेस्ट रेट होगा, कूपन रेट होगा, और 96 इसका इशू प्राइस है। ओके सर, प्रेफरेंस शेयर भी इशू करें, अच्छा 9.2 के, इनवल डिविडेंड उन पे 1.1 का है, और उन्होंने कंपनी इज इन 50% ब्रैकेट रेट, मतलब कंपनी पर टैक्स जो है वो 50% लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? कोई डाउट है? क्वेश्चन समझ लिया आपने? जी तो क्वेश्चन के साथ साथ ही निकाल लिया, उसके अलावा क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है ना? आपको जैसे वंशिता मैं आपको बता रहा हूँ एक बार कि इनकेस आपको क्वेश्चन भी अगर मैं रीड इसलिए कराता हूँ, मैं एक एक पार्ट क्यों पढ़ता हूँ, मैं हाईलाइट भी करता हूँ, उसका रीज़न ये है कि क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन भी सीखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्वेश्चन में छोटा सा एक वर्ड इधर उधर हुआ कि आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, ओके। अब क्या बोला है? कैलकुलेट करो आफ्टर टैक्स ये सारी चीज़ें। कॉस्ट ऑफ न्यू डेट्स बताओ, कॉस्ट ऑफ न्यू डेट। तो आप बताओ मुझे, आपका सिंपल फॉर्मूला क्या लगेगा? यहाँ पर रिडीमेबल की कुछ डिटेल नहीं दी है, तो मतलब इरिडीमेबल डिबेंचर से इरिडीमेबल का फॉर्मूला क्या होता है? I1 माइनस टी अपॉन में जो भी आपकी वैल्यू है, ठीक है, जितना भी आपका नेट प्रोसीड्स है। तो इस केस में क्या हो रहा है? 16% है और 96 का है। ओके, तो आप क्या करोगे? 16/96 आ जाएगा क्या? 16/96, देखना के डी। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुको, मैं जानबूझ के वो बोल रहा हूँ ताकि आपको 1 माइनस टी करना रहेगा। बस मैं, देखो क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में हेवी चीज़ होती है तो अपना फोकस वहाँ रहता है। तो इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट लाइट है, तो मैं आपका फोकस लाना बस यहाँ चाह रहा था कि 1 माइनस टी करना मत भूलना। I1 माइनस टी, क्योंकि डिबेंचर इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। टैक्स पे करने से पहले डिबेंचर को आप इंटरेस्ट को काट सकते हो प्रॉफिट से। ठीक है, तो 1 माइनस टी अपन ने क्या किया, तो हमारा आंसर क्या आ गया मुझे बता दो? 16, 1 माइनस 0.5, 50% टैक्स ब्रैकेट में है अपन, और नीचे आ जाएगा नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड कितना हो गया आपका? 96। तो आपका आंसर क्या आएगा? 8/96, 8.33। 8.33। ये आपका आंसर यहाँ पर मैच हो गया, बढ़िया। फिर देखो, फिर बताओ, फिर क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पूछ रहा है। ठीक है, डिविडेंड दे रखा था 1.1, और 9.2 क्या दे रखा था? देखना यहाँ पर 9.2 प्रेफरेंस शेयर्स के प्राइस दे रखे थे, 1.1 का डिविडेंड दे रखा था। ओके सर, तो आपका सीधा आंसर इसका भी आ जाएगा क्या? अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर केपी किया, PD अपॉन P0 लिखा, सर PD 1 माइनस टी भी लिखूँ क्या? मुझे बताओ, PD 1 माइनस टी लिखना चाहिए क्या? नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड में से टैक्स माइनस नहीं होता है। हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। ठीक है, परफेक्ट। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता दो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या किया था सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी में आपने ये किया था कि सिंपल पहले फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पर KD लिखा है, KE लिखना है इसको, है ना, KE इज इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 प्लस G। ठीक है, ये फॉर्मूला तो अपने क्लियर है। ओके सर, अब देखना, मुझे बताना कि आपका D1 क्या आएगा। D1 देखो क्या बोला इसने, D1 क्या बोला, यहाँ पर समझना। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज 50% ऑफ 2024 EPS। इसका 2024 का EPS क्या था? 2.36। तो इसका 50% आप डिविडेंड बांटने वाले हो, तो 2.34 का 50% क्या होगा? 1.18। 2.36 था, सॉरी 2.36। ठीक है, 1.18 हो गया। ओके, P0 क्या है? क्वेश्चन में गिवन है क्या P0? मुझे बताओ, ये रहा क्वेश्चन, मुझे बताओ P0 दिख रहा है क्या कहीं? प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर है सर 19.6। ठीक है, 19.67 सॉरी 19.67 हो गया, और आपका जी क्या हो गया? जी हो गया 0.10। ठीक है, सॉल्व करो फटाफट। 1.18 डिवाइडेड बाय 19.67 अपॉन में प्लस सॉरी 0.1, आपका हो गया 16% आ रहा है मेरे हिसाब से। ये आपका टेली, बहुत बढ़िया, शानदार। अब क्या करना है? ये जी की कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी थी कि एक साल के डिविडेंड से पिछले साल के डिविडेंड को माइनस करेंगे,
ये आपको समझ में आया था क्या कि G इज इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूले में कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई डाउट आपके मन में रहे। इस वाले फॉर्मूले में कोई दिक्कत आई थी क्या? ये तो बेसिक चीज़ है ना कि किसी भी चीज़ में कोई फ्यूचर में चेंज होता है तो हम डिफरेंशियल निकालते हैं, है ना? ओके सर, अब बताओ मुझे, यहाँ पर ये भी हो गया था, ठीक है। अब क्या पूछा क्वेश्चन ने? अब पूछा क्वेश्चन ने ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या बोला? कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इशूड, मतलब नए शेयर्स कुछ भी इशू नहीं करने हैं तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ। मतलब आप एडिशनल फंड्स अगर अभी कुछ लाना चाहो तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट तक चल जाएगा वो बताओ हमें ज़रा, ठीक है। तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इनकी। तो यहाँ पर लिखा डिबेंचर की कॉस्ट 8.3, यहाँ पर लिखा प्रेफरेंस शेयर की, यहाँ पर लिखा इक्विटी की, ठीक है। अब देखो यहाँ आना क्वेश्चन में, यहाँ पर इनका वेट लगाओ, ठीक है। तो 60/40 करो, कितना आ रहा है? 60/400। फिर 20/400 करो, कितना आ रहा है? फिर 320/400, 0.15। ओके, ये कितना आ रहा है दूसरा वाला? 0.05। ये कितना आएगा? बाय डिफॉल्ट 0.8 आ जाएगा, है ना? टोटल इसका हमेशा 1 होना चाहिए। ओके सर, तो अब ये यहाँ पर आपने ये वेट सेम यहाँ पर आप लगा दो, ठीक है। ये 0.15, 0.05, 0.8 ये आपने वेट लगाया तो आपका क्या हुआ? WACC कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। WACC कैलकुलेट हो रहा है 0.125, 0.006 और 0.1280। टोटल आपका WACC क्या आ गया? 0.1465, मतलब 14.65% आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन गया। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या मार्जिनल कॉस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एडिशनल फंड्स आपको कुछ लाने हो तो आप देखोगे कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए अपनी ओवरऑल, अभी ये एवरेज आ रहा है अपना, ठीक है सर। फिर क्या बोल रहे हैं? फिर बोल रहे हैं डिटरमाइन द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स मस्ट बी सोल्ड, मतलब और शेयर्स ना इशू करने पड़े तब तक का हमारा क्या बताओ आप? कैपिटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बताओ। ओके, अज्यूमिंग दैट रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर नेक्स्ट ईयर्स इन्वेस्टमेंट इज 50% ऑफ 2024। अच्छा, 2024 का 50%, मतलब 2024 में कितना हमने किया था? हमने वहाँ पर हमारा रेशियो सेम चल रहा था, ठीक है। तो हमने कितना किया था? देखो 2024 का EPS कितना था? 2.36, मतलब इसका 50% ले लो, कितना आ जाएगा? 1.18, ठीक है। और शेयर्स कितने थे अपने? 10,000 शेयर्स थे, तो कितना आ रहा है? एक मिनट, हाँ 11,800 आपका आ गया, ठीक है। मतलब इतना आप क्या करोगे? इतना आप कहीं ना कहीं डिविडेंड ही बांट दोगे ना इतना, तो ठीक है। एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे सोल्व किया है। रिटेन्ड अर्निंग्स बता रहा है 50% ऑफ EPS ऑफ 2024, तो 0.5 इंटू 2.36 इंटू 10,000 शेयर, ये आपका क्या आ गया? रिटेन्ड अर्निंग्स आपकी इतनी आ गई, और इतना ही आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा, मतलब डिविडेंड भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने टोटल 2.36 कमाओगे जिसमें से आपने 50% डिविडेंड में बांट दोगे, 50% रिटेन्ड अर्निंग्स में रख लोगे, ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने 11,800 रिटेन्ड अर्निंग में डाल दिया, 11,800 आपने क्या किया? डिविडेंड बांट दिया। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ओके। अब देखो ऑर्डिनरी इक्विटी इज 80% ऑफ टोटल कैपिटल, मतलब जो अपनी इक्विटी है वो 80% है टोटल कैपिटल की, ठीक है सर। तो आप कहीं ना कहीं 11,800 अगर 80% है तो आपका 100% कितना होगा? 100% आपका होगा 14,750, 11,800 डिवाइडेड बाई 0.8, मतलब आपकी अभी तक इक्विटी शेयर्स जो हैं वो और कितनी वैल्यू होल्ड कर सकते हैं? वो होल्ड कर सकते हैं 14,750 रुपीज़ तक की। मतलब आपने अभी तक कुछ नया इशू नहीं किया है, आपने जो इस साल कमाया उसमें से कितना 50% आपने रिटेन कर लिया, तो ये 50% की वैल्यू इतनी आ रही है। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या? एक्चुअल रिटेन अर्निंग्स आपकी कितनी है? एक्चुअल रिटेन अर्निंग आपकी 11,800 ही है, लेकिन ये तो 80% रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे यहाँ पर ये 80% रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे ये भी 11,800 जो है वो 80% रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका टोटल वैल्यू आती है, टोटल वैल्यू कितनी आती है? 14,750 रुपीज़, ठीक है। ओके, बढ़िया। फिर अब देखो, अब लास्ट वाला पॉइंट बचा है क्या अपना? कितने पॉइंट है इसमें? हाँ, लास्ट ही पॉइंट है, बढ़िया। फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है कंप्यूट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फंड एक्सीड्स द अमाउंट कैलकुलेटेड इन C, अज्यूमिंग न्यू इक्विटी शेयर इज इशूड एट 25 रुपीज़ पर शेयर। क्या बोला है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, फिर से WACC के पास ही जाएंगे। व्हेन द फंड एक्सीड्स द अमाउंट कैलकुलेटेड इन C, मतलब फंड इससे ज़्यादा एक्सीड हो जाते, किससे ज़्यादा? C से ज़्यादा एक्सीड हो जाते। C में कितना आया था? 14,750 आया था, ठीक है सर।
अज्यूमिंग न्यू इक्विटी जो है वो 25 रुपीज़ पर शेयर पर इशू किया गया है। ओके, अब हमें क्या करना है देखना, यहाँ पर ये रेशियो सेम रहेगा, पर हमने जैसे लेट से इफ द कंपनी स्पेंड्स इन एक्सेस ऑफ 14,750 तो है, आप ऐसे ही रिटेन अर्निंग से कमा सकते हो। रिटेन अर्निंग वाला पैसा जो आपने ऑलरेडी कमा लिया वो यूज़ कर सकते हो, उसके लिए नए शेयर्स इश्यू करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। इट विल हैव टू इशू न्यू इक्विटी शेयर्स एट 25 पर शेयर, मतलब आपको नए 25 पर शेयर इशू करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक तो आपने क्या किया, रिटेन अर्निंग यूज़ कर लिया। इससे आगे बढ़ना है तो आपको 25 रुपये की शेयर इशू करने पड़ेंगे। इतनी बात तो क्वेश्चन में बोली थी, वही की वही लिखी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स क्या होगी वो बताओ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर क्या होगी, के इज इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 प्लस जी। इतना किसी को डाउट है क्या, मुझे बता दो एक बार। नो सर। D1 हमने पहले कैलकुलेट किया था, हमारा 1.18 आया था। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर D1 हमने कैलकुलेट किया था, क्या कहाँ पर किया था, एक मिनट रुकना, यहाँ पर किया था, ये रहा 1.18। ठीक है, के लिए कैलकुलेट किया था। तो सेम इस फिगर को हम यहाँ लिखेंगे 1.18। P0 अब क्या लेंगे, पहले हमने 19.67 लिया, अब क्या लेंगे P0? 25 करेक्ट। और जी क्या रहेगा, जी हमारा वही रहेगा 0.10। जो फिगर चेंज करने की बोले बस वो चेंज कर दो। तो हमारा आ गया 1.18 डिवाइड बाई 25 और प्लस 1, तो 14.72 आंसर आ रहा है। हाँ सर, 14.72 आंसर आ रहा है क्या आपका भी सेम आंसर? यस सर। ओके, अब मुझे एक चीज़ बताना कि यहाँ पर सेम टेबल को आपको बस यहाँ पर 14.72 लिख देना है, बस पूरा आंसर ये आपका आ गया। सेम टेबल जो आपने अभी ऊपर बनाई थी ना, इसमें क्या था अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16%, लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, प्राइस चेंज कर दी। अगर नए शेयर इशू करेंगे तो नए शेयर के हिसाब से प्राइस चेंज की तो नई के आ गई, नई के आई तो हमने यहाँ पर के यूज़ कर ली, ये वाली के यूज़ कर ली। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया? हाँ। कुछ डाउट हो तो आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। और जिन स्टूडेंट ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप कमेंट में डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आपको कितनी बार मैं सेम चीज़ बोल देता हूँ कि ये नंबर नहीं है मेरा, ये वाला नंबर है। ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, कुछ भी आपको अगर डाउट आता है तो। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है, डिवाइन लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या, डेट 25 है, 15 अपना प्रेफरेंस शेयर्स है और इक्विटी अपनी 60 है। यहाँ पर क्या लिखा है, वेटेज बता रहा है वो, 25, 15, 60 ये वेटेज है, ना कि एक्चुअल अमाउंट। ओके, अब क्या बोल रहा है, डिवाइन लिमिटेड जो है एक्सपेक्टेड इनकम है उनकी 34,285 रुपीज़। ओके, मतलब इनका EBIT इतना होने वाला है। ठीक है सर। इट इज़ एस्टेब्लिश डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ 30%, मतलब 30% इसमें से लोग डिविडेंड बांट देंगे। टैक्स रेट इनका 40% है। इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है डिविडेंड ग्रो करने का एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 9%, मतलब जी आपका 9 हो गया। इसमें कोई दिक्कत अभी तक? सिर्फ मैं क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन ही पढ़ रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बता दो। कुछ इंटरप्रिटेशन में दिक्कत है? नहीं है, ठीक है। इट पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹3.6 लास्ट ईयर। ओके सर, मतलब D0 आपका 3.6 हो गया। इट्स शेयर करंटली सेल एट 54। अच्छा, मतलब इसका आज का प्राइस है 54। ठीक है सर। अब क्या बोल रहे हैं, डिवाइन लिमिटेड रिक्वायर एडिशनल फंड्स, मतलब उसको एडिशनल फंड्स इशू करने हैं, विच इट कैन ऑब्टेन फ्रॉम फॉलोइंग वेज। मतलब इसके पास दो ऑप्शन है। क्या है, इसको कुछ एडिशनल पैसा चाहिए, इसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करो, डिविडेंड देना पड़ेगा 11 रुपीज़ और प्राइस होगी उसकी 95। मतलब उसका अपन KP निकाल सकते हैं क्या अभी फटाक से, PD अपॉन P0, 11/95 कितना आ गया KP? 11.57। 11.58। अपर राउंड ऑफ करो याद से, है ना, ऐसी गलती नहीं करना क्योंकि राउंडिंग ऑफ के एरर आ सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा, फिर अपना आया डेट इशू कर सकता है। डेट कितना, डेट कैन बी सोल्ड एट एन इंटरेस्ट ऑफ 12%। ओके, तो अगर अपन ये बता दो कि ये डी कितना आएगा, 12%, 1 माइनस टी, 12 1 माइनस 0.4 कितना आ जाएगा ये, बाद हमको 7.2%। 7.2। ठीक है, ये हो गया। ओके सर, अब क्या बोला,
ये आपने निकाल दिया क्या? हाँ सर, ये तो हमने फटाक से निकाल दिया। कॉस्ट ऑफ ईच कैपिटल स्ट्रक्चर कंपोनेंट, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर कंपोनेंट क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कैपिटल कैसे मैनेज किए, कौन से, मतलब इक्विटी कितनी है, डेट कितनी है, प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, ठीक है। तो आपने क्या पूछा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कंपोनेंट, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पूछी है और कॉस्ट ऑफ डेट पूछी है। तो हमने सर ये फटाक से भी यहाँ पर निकाल दिया। आप मैच कर सकते हो, यहाँ पर ये मैच हो गई और यहाँ पर ये मैच हो गई, ठीक है। ओके सर। अब दूसरा क्या बोला है? दूसरा बोला है कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ डिवाइन लिमिटेड, मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आप निकाल दो। ओके सर। तो आपको अब के भी निकालना पड़ेगा, तब जाके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलेगी। हाँ सर। तो के क्या आएगा आपका? के अपने को निकालना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में के निकाल के नहीं दे रखा है क्या? एक बार के देख लो, कहीं दिखा है, गिवन है क्या के? नहीं है, इंफॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो अपन इन्फॉर्मेशन से निकाल देंगे, ठीक है। आपका के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के इज इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 प्लस जी, है ना? हाँ सर। D1 अभी लास्ट ईयर 3.6 पे किया था और 9% इनका ग्रोथ है, तो 3.6 1.09 मल्टीप्लाई कर देंगे। P0 क्या है? P0 इसका 54 है। हाँ सर, P0 54 है और यहाँ पर फिर से 0.09 है। एक बार निकालो, इसको सॉल्व करो, निकल जाएगा क्या हमारा? के डिवाइड बाय 54 प्लस 0.09, आपका 16.27 आ गया है। एम आई करेक्ट? 16.27, ठीक है। अब बस इनका वेट लगा के आंसर ले आएंगे, है ना? तो वेट लगा के आंसर कैसे लाएंगे? वेट लगा के आंसर ऐसे लाएंगे, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना था? देखो अब मैं इधर लिख रहा हूँ, है ना, यहाँ पर इसमें क्या मल्टीप्लाई करना था हमें? इसमें मल्टीप्लाई करना था 7.2। इसमें क्या मल्टीप्लाई करना था? इसमें बताओ मुझे क्या मल्टीप्लाई करना था? एक तो मुझे याद रह गया, 11.58 प्रेफरेंस में, 11.58। ओके, इसका इज इक्वल्स टू मैं लिखूंगा और इसमें क्या 16.27, है ना? कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, 7.2 इंटू 0.25, इसको 0.25 लेना हो यहाँ पर, ठीक है। तो 1.8 ये आ गया, फिर 11.58 इंटू 0.15, ये आपका कितना आ गया? 1.737, ठीक है। फिर 16.27 इंटू 0.6, ये कितना आ गया? 9.762। तो आपका WACC कितना आ गया मुझे बता दो फटाक से। 1.737 प्लस 1.8, 13.299%, ठीक है। ये अपना आंसर मैच कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, इजी था, और ऐसे क्वेश्चन हमारी तरफ से वेलकम है एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। सर अगर राउंडिंग ऑफ में मतलब थोड़ा सा इशू होगा तो उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे? नहीं, जनरली नहीं डिडक्ट होते हैं, पर कभी कभी जैसे ICAI को थोड़ा इजी पेपर दे दिया हो या ऐसा कुछ इश्यू हो तो कर सकते हैं वो डिडक्ट। तो आपको क्या करना है? आपको एक रूल सिंपल फॉलो करो कि आपको राउंड ऑफ जो है वो 3 डिजिट्स तक करना है। मैंने ICAI का पैटर्न नोटिस किया, मोस्टली 3 डिजिट तक वो राउंड ऑफ चलाते हैं, तो आपको 3 डिजिट तक लेना है। और आप जब फाइनल आंसर लिखो ना किसी भी चीज़ का, फाइनल आंसर, तब आप क्या करो, जैसे मान लो 12.345 ये आपका आंसर है ना? तो आप और में क्या लिख दो? 12.35 1 आवर। अटक रहा है क्या कैमरा? थोड़ा सा ऐसा मैनेज हो जाएगा। हाँ, अभी थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि थोड़ा अटक रहा है। अभी ठीक है, ये 12.345 या 12.35 लिख दो, ठीक है। ओके ओके, ये क्वेश्चन अपना हो गया। अब ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है, थ्योरी वाला क्वेश्चन, या फिर मैं पढ़ा ही देता हूँ, चलो छोड़ो, इतना कर रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं, है ना, छोड़ो कोई बात नहीं। अभी हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। टेक वेव लिमिटेड प्लान्स टू बाय न्यू मशीनरी वर्थ ₹50 lakhs, ओके, टू इंक्रीज प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाना है, नई मशीनरी खरीदने वाले हैं 50 लाख की। फाइनेंस मैनेजर सेज दैट बिफोर इन्वेस्टिंग द कंपनी मस्ट अंडरस्टैंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पैसा डालने से पहले आपको ये समझना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोले तो आपने जहाँ से पैसा लिया है,
फाइनेंस किया है, उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, उनको आपको कितना पैसा चुका के देना है, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी वालों से पैसा लिया तो इक्विटी वालों को कितना देना है, डेट वालों को कितना देना है, प्रेफरेंस शेयर वालों को कितना देना है। ठीक है सर। इन दिस रिगार्ड यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग समझाना है, वो तो मैंने आपको मोटा मोटा समझा ही दिया है। फिर ऑल्सो ब्रीफली स्टेट 3 रीजन वाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज सिग्निफिकेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एट टेकवेव लिमिटेड। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, मतलब कि हमको कुछ रिटर्न कितना एक्सपेक्टेड है, हमने कितना पैसा डाला है कि हमको इतना रिटर्न मिले। मैंने 1 लाख रुपए डाले तो मेरे को 12,000 तो मिलने ही चाहिए साल के, मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो गया, 12% हो गया। ठीक है, शेयर होल्डर, लेंडर्स, डिबेंचर या डेट होल्डर्स, ठीक है, टू द बिजनेस एज अ कंपनसेशन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू देयर कैपिटल, मतलब अपन ने जितना पैसा डाला है उसका कंपनसेशन, उसका रिटर्न हमें कितना चाहिए वो बोलता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंपॉर्टेंट टू अराइव एट करेक्ट अमाउंट एंड हेल्प्स द मैनेजमेंट और एन इन्वेस्टर टू टेक एन अप्रोप्रिएट डिसीजन। मतलब मान लो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 13% और किसी कंपनी में आप पैसा डाल रहे हो, किसी प्रोजेक्ट में, किसी मशीनरी में आप पैसा डाल रहे हो और वहां से रिटर्न आएगा 15%, मतलब ये केस आपका क्या हो गया, फेवरेबल, मतलब आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहीं पर आपने मान लो किसी कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 13% और आप किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा डाल रहे हो, उसका रिटर्न आ रहा है 11%, तो ये आपका अनफेवरेबल केस हो जाएगा। आया समझ में? बस इस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब हम लेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, एनपीवी वगैरह कैलकुलेशन आएगी। ठीक है, हाँ सर। अब आगे क्या करें, अब आगे हम करते हैं क्वेश्चन। पहला पॉइंट देखो, ये आपको मैं बता देता हूँ कि आपको अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट, फिर आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये एग्जैक्ट आपको ऐसा का ऐसा ही लिखना पड़ता है, इतना कीवर्ड्स याद करना पड़ता है। अंदर आप क्या लैंग्वेज लिखो थोड़ी बहुत आपके मन की चल सकती है, थोड़े बहुत ऐसे के कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, बाकी आपको ये जो 3 पॉइंट्स है ये तो सेम टू सेम लिखने ही होंगे। ठीक है, ओके। अब क्या बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, द एस्टिमेटेड बेनिफिट्स फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम अवेलेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बिजनेस और प्रोजेक्ट आर कन्वर्टेड इनटू पीवी ऑफ बेनिफिट बाय डिस्काउंटिंग देम। मतलब ये क्या बोल रहा है, इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, मतलब अपन जब इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे तब वहां पर ये चीज सेम आएगी कि आप फ्यूचर इनफ्लोज की पीवी करोगे, मतलब प्रेजेंट वैल्यू पे लाओगे डिस्काउंट करके, जो अभी हम आईआरआर मेथड वगैरह में कर रहे हैं ना, उसी चीज की बात कर रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, हियर इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट एवरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में हैव डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब हर एक इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लो मैं या तो मशीन्स में इन्वेस्ट करूं, या मैं लेबर्स को पेमेंट करूं, या फिर मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूं, या फिर चाइना में इन्वेस्ट करूं, या फिर यूएसए में इन्वेस्ट करूं, मतलब हर ऑप्शन की अपनी अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो सकती है। आपको क्या डिसाइड करना है कि हमें कौन सा ऑप्शन बेस्ट लग रहा है, मतलब आउट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हमें कौन सा ऑप्शन फेवरेबल लग रहा है। ठीक है, हाँ सर, समझ में आया, पॉइंट समझ में आया ये वाला, कि आपको इवेल्युएशन करना है, आपको अलग अलग क्राइटेरिया से सारे ऑप्शंस को समझना है, देखना है कि किस ऑप्शन में कितना ज़्यादा फायदा है। ठीक है, आया समझ में, चलो बढ़िया। फिर फाइनेंसिंग डिसीजन क्या बोलता है, व्हेन अ फाइनेंस मैनेजर हैड टू चूज वन ऑफ द टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ही कैन सिंपली कंपेयर देयर कॉस्ट एंड चूज द सोर्स विच हैव लोअर कॉस्ट। मतलब मान लो मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ, ठीक है, मुझे 10 लाख रुपए कंपनी के लिए अरेंज करने हैं। ओके सर, अब कंपनी के लिए 10 लाख रुपए अरेंज करें, मेरे पास ऑप्शन क्या है, प्रेफरेंस शेयर इशू करूँ, या फिर मैं अपना क्या करूँ, इक्विटी शेयर इशू करूँ, या फिर मैं क्या करूँ, डेट इशू करूँ, या फिर मैं क्या करूँ, बैंक से लोन लूँ। 4-5 मेरे पास ऑप्शन है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब सबसे कम जो अपना के ई, के पी, के डी, के एल जो भी आएगा, उन सब में से जो सबसे कम आएगा वो हमारी क्या होगा, वो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, फेवरेबल ऑप्शन होगा, वो सीधा हमको चूज करना है। ही ऑल्सो कंसिडर फाइनेंशियल रिस्क एंड कंट्रोल। अब ये इसका मीनिंग क्या है, देखना, इस मीनिंग का है बिसाइड्स कॉस्ट, मतलब सिर्फ कॉस्ट ना देख के, ही ऑल्सो कंसिडर फाइनेंशियल रिस्क एंड कंट्रोल। मतलब लेट से आपका के ई आ रहा है 8% और के डी आ रहा है 12%, ठीक है, क्या फेवरेबल लग रहा है, के ही लग रहा है, ऑफकोर्स के ही लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मान लो ऑलरेडी हम 49% जो है वो इक्विटी दूसरों को दे चुके हैं,
तो अगर इतना 49% इक्विटी दूसरों को दे चुके हैं और हम क्या करेंगे के मतलब हम शेयर्स इशू करेंगे तो हमारे हाथ से कंपनी के डिसीजन मेकिंग कंट्रोल्स चले जाएंगे। तो हम इस वजह से इसमें के फेवरेबल है। स्टिल हमको क्या करना पड़ेगा, हमको चूज करना पड़ेगा के डी इज इक्वल्स टू 12%। ठीक है, अब यहीं पर मान लो जैसे दूसरा केस समझना। दूसरा केस में क्या हो रहा है, के आपका हो रहा है 15%, के डी हो रहा है आपका 12%। ठीक है, यहाँ पर आपने सिर्फ 10% इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं अभी तक, 90% आपके हाथ में है। तो आपको क्या फेवरेबल लग रहा है? इसमें केटी। केडी फेवरेबल लग रहा है, करेक्ट। लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा केई। उसका रीजन क्या है कि आपने 10% अभी इक्विटी शेयर इशू किए हैं, लेकिन आपने क्या किया है, आपने 80 करोड़ का या फिर मान लो 800 करोड़ का आपने डेट ले रखा है। तो आपने ऑलरेडी इतना ज़्यादा डेट ले रखा है, तो आपका इसी वजह से आपका केई भी बढ़ के आ रहा है, क्योंकि शेयर होल्डर को लग रहा है कि कंपनी रिस्की हो गई है, कंपनी को हर साल बहुत ज़्यादा डिबेंचर्स को या फिर लोन वालों को पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको फिक्स पेमेंट करना पड़ता है, यहाँ पर नोट फिक्स। केई में कुछ फिक्स होता है क्या? शेयर होल्डर्स को कुछ फिक्स अमाउंट का डिविडेंड देना कंपलसरी है क्या? नहीं है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अमाउंट फिक्स होता है कि नहीं होता है, कि मतलब हमको 10% डिबेंचर चाहिए तो 10% मिलेगा उनको। तो इस वजह से हमको यहाँ पर केई को भी प्रेफरेंस देनी पड़ सकती है, जबकि केई अनफेवरेबल सिचुएशन थी हमारे लिए। ठीक है, आए समझ में? मतलब ये वाला एग्जाम्पल क्या था, ये वाला एग्जाम्पल था अपना कंट्रोल का, फाइनेंशियल कंट्रोल। और ये वाला एग्जाम्पल क्या था, ये वाला हमारा था रिस्क का, फाइनेंशियल रिस्क का। ठीक है, आया समझ में? यस सर। ओके। देखो यार, मतलब थ्योरी क्वेश्चन को भी प्रैक्टिकल बना दिया अपन ने, इतना ज्यादा प्रैक्टिकल से प्यार है अपने को। ठीक है सही बात है। है ना। अब पढ़ते हैं थर्ड, डिजाइनिंग द ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी बोले तो कि आपको सारा इक्विटी लेके भी नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि फिर बाहर से देखो, इक्विटी का तो 20% 30% इक्विटी की तो पूरी कंपनी होती है, लेकिन आप ये चाहते हो ना कि आप थोड़ा सा डेट ले लो तो उनको 10% दे के फ्री करो, बाकी का प्रॉफिट तो इक्विटी शेयर होल्डर्स इंजॉय करे। मतलब सारा इक्विटी भी नहीं रख सकते, सारा डेट भी नहीं रख सकते। ठीक है सर। While appraising the credit period to be allowed to the customers, the cost of following credit period is compared against the benefit profit earned by providing credit to customer of segment of customer। ठीक है, here cost of capital is used to arrive at the PV of cost and benefit। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर मान लो क्रेडिट पॉलिसी आपने यूज करी, ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है कि आपने किसी सप्लायर से कितना पैसा लिया, ये शॉर्ट टर्म में आ गया है। ये अभी हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे थे, ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है। शॉर्ट टर्म में क्या, जैसे मान लो आप पैसा कमाते हो कितना, 20% का आपका रेट ऑफ रिटर्न है। लेकिन क्रेडिट पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप 3 महीने में पैसे दे दोगे तो ठीक है, 3 महीने से लेट आप पैसा दोगे तो आपको 30% इंटरेस्ट देना पड़ेगा पेनल्टी के साथ। तो आप कमाते 20% हो, आपको देना 30% पड़ रहा है। मतलब आप ऐसी क्रेडिट पॉलिसी बिल्कुल चूज नहीं करोगे, राइट। तो आप टाइमली सामने वाले को पेमेंट कर सकते हो। लेकिन यहीं पर अगर बोलता है कि आप कमाते हो 20%, ओके एक मिनट, आप कमाते हो 20% और आपको रिटर्न कितना मिलता है, लेट से अपने को कितना देना पड़ रहा है क्रेडिटर्स को, 15%, तो वो केस में चल जाएगा। यही पॉइंट है अपना। ठीक है, 1 मिनट में ऐड कर रहा हूँ क्लास। जस्ट अ सेकेंड। आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब अपने को एमटीपी का एक क्वेश्चन ये करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है जानशू लिमिटेड इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी। ऑल इक्विटी फाइनेंस बोले तो 100% इक्विटी ही है उस कंपनी में। ठीक है सर, विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ 25 लैक्स। ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो 20% है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, कंपनी वांट्स टू बाय बैक इक्विटी शेयर्स वर्थ 5 लैक्स बाय इशूइंग एंड रेजिंग 15% परपेचुअल डेट एट द सेम अमाउंट। मतलब आप, कंपनी चाह रही है कि 5 लाख की इक्विटी कैपिटल बाय बैक कर ले, रिटर्न ले ले, और 5 लाख की क्या इशू कर दे, हम डिबेंचर्स या डेट इशू कर दे। ठीक है सर। फिर क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ टैक्स जो है वो 30% है। ओके, आफ्टर कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग एंड अप्लाइंग एमएम मॉडल विद टैक्सेस यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको, मार्केट वैल्यू, ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ओके, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट बेस्ट। ठीक हो गया। क्वेश्चन में कुछ डाउट है क्या? क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, समझ में आया? आ गया। ठीक है,
अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आंसर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आंसर में शुरुआत में हमको क्या बोल रहे हैं, मार्केट वैल्यू दे दी थी 25 लैक्स, के ही दे दिया था 21%। ओके, अब नेट इनकम कितनी थी, देखना एक चीज समझना, एमएम अप्रोच जो है ना, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक हम अभी छोड़ दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये वाला, ये यहाँ पॉइंट आएगा ना, यहाँ पर 1,50,000, तो ये मैं अभी उतना अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा जितना मैं कैपिटल स्ट्रक्चर में समझा पाऊंगा, क्योंकि उसमें एमएम मॉडल और एमएम अप्रोच आता है। आपको आइडिया है इसका, यस सर। है ना? तो ये वाला पार्ट हम वहाँ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डाल दिया क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें पूछी थी ना, WACC वगैरह। बट एमएम मॉडल वाला क्वेश्चन है ना, तो इसको हम तब ले लेंगे। ठीक है, आप भले चाहो तो नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 36, MTP 1 May 26, जो अभी प्रीवियस अटेम्प्ट की MTP थी। ठीक है, ओके। है ना? ये क्वेश्चन अभी लेने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि जब इसका अटेम्प्ट है तभी लेंगे, मतलब जब ये चैप्टर पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर यही आने वाला है, तो तब हम इसको लेंगे तो ज़्यादा सही अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, ओके। ओके। अब देखो, अब आरटीपी सितंबर 25 वाला ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, ये सेम क्वेश्चन आप याद करो, 3:7 डेट इक्विटी का मिक्स है। फिर ये है अपना 3,60,000 तक आपका 8%, फिर अबोव अगर गया तो 12% टैक्स रेट है। फिर आपको क्या दिया, डिविडेंड पे आउट दे दिया, करंट मार्केट प्राइस दे दी। ऐसा कुछ याद आ रहा है कि ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ है? आज किया सर मैंने ये वाला क्वेश्चन, है ना, ये वाला क्वेश्चन याद आ गया। तो बस ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी TY के इलस्ट्रेशन कहीं तो कर चुके हैं। ठीक है, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत हो यूट्यूब वाले बच्चों को भी तो पूछ सकते हो, और आप तो साथ साथ में लाइव में पूछ ही सकते हो। ठीक है, आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो स्टिल मुझे फोटो क्लिक करके भेज देना कि सर ये वाले पॉइंट पे यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ओके, ये वाला क्वेश्चन सेम हम कर चुके हैं तो डबल नहीं कर रहे, है ना? हाँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ऐसा, देखो क्वेश्चन देखो काफ़ी बड़ा दिख रहा है ना? पर इसका आंसर देखो, इतना छोटा आंसर है, तो हम आराम से फटाफट कर लेंगे। मतलब क्वेश्चन की साइज से थोड़ा सा दिमाग में ऐसा फिट नहीं करना कि अरे क्वेश्चन बहुत बड़ा है, टाइम लगेगा, अरे बाद में करते हैं, वो चीज़ नहीं करनी। क्योंकि अभी मैंने ना डीसा की एग्ज़ाम दी थी। ठीक है, तो डीसा की एग्ज़ाम में क्या हुआ, 200 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अभी मतलब रिजल्ट नहीं आया है, तो मैं भी रिजल्ट तो नहीं बता सकता। कल परसों मेरा पेपर था, आपको पता होगा, है ना? तो उसमें 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो सारे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन के क्वेश्चन थे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे, इतने ऑप्शन थे, चल गया, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब बीच में एक क्वेश्चन आया था लेट से 35 नंबर पर, 200 क्वेश्चन में से कंप्यूटराइज्ड एग्जाम थी, 35 पर आ रहा था, मैंने वो स्किप कर दिया। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि सर क्वेश्चन मतलब 10-12 लाइन का तो क्वेश्चन था, और उसमें ऑप्शन जो थे, ऑप्शन भी हर एक ऑप्शन 3-3 लाइन का, और उसमें पूछ रहा है जैसे उसमें 4 स्टेटमेंट दे दिए, 1 2 फिर 3 और फिर 4। ठीक है, और पूछ रहा है 1 and 2 आर करेक्ट या फिर 1 and 3 आर करेक्ट। तो मतलब मैंने क्वेश्चन देख के बोला कि भाई तेरे से बाद में समझेंगे। ठीक है, तो वो क्यों मैंने बोला, ऐसा तो नहीं था कि मेरे को आता नहीं था, जो भी मतलब ऑब्वियस सी बात है, उसमें इतना सिलेबस है तो 100% तो किसी को नहीं आ सकता है। पर क्वेश्चन ही इतना बड़ा दिखा कि हमने क्वेश्चन देख के सीधा छोड़ दिया, है ना? तो क्वेश्चन छोड़ा। अब मैंने वो क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट किया पता है, 200 क्वेश्चन थे, मैंने 200, जब मेरा 199 क्वेश्चन हो गए थे, तब वो 35 नंबर 50 नंबर वाला जो भी क्वेश्चन था, तब जाके वो अटेम्प्ट किया है मैंने 200 नंबर पर। ठीक है, तो इतना लेट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। कर लिया सर। हाँ, मेरा तो 2 घंटे में पेपर हो गया था, 4 घंटे का टाइम था उसका, MCQ था पूरा। ओके। हाँ, MCQ तो अपन तोड़नी है, MCQ में तो बेस्ट है। ठीक है, MCQ में तो मेरे को आंसर नहीं भी आता, फीलिंग से भी काम हो जाता है। ठीक है, एज पर फील। है ना? माइनस मार्किंग नहीं नहीं होती थी, नहीं थी। CA में मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने जितनी एग्जाम्स दी है, मैंने काफ़ी सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रखे हैं। मेरे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक है, डीसा अभी मैं कर रहा हूँ, ये भी ऑलमोस्ट आई होप कि हो ही जाएगा, उसकी 3-4 एग्जाम होती है। तो सारों में मतलब माइनस मार्किंग मैंने अभी तक कहीं नहीं देखी ICAI में। ठीक है, अपने CA इंटर फाउंडेशन और इसमें फाइनल लेवल पे तो है ही नहीं, उसके अलावा बाकी एग्जाम्स में भी नहीं होती है। तो ये मैंने जब 200 क्वेश्चन किया, फाउंडेशन में नेगेटिव कहाँ है? है ना, फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग पहले 0.25। ओके, हाँ ठीक है, हो सकती है। हाँ, 0.25 जब इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग फाउंडेशन में, क्योंकि वो 100% ऑब्जेक्टिव वाले हो गए ना, MCQ वाले। बाकी 30% इनमें तो नहीं है। ठीक है, तो ये जो 200 क्वेश्चन किया, एग्जाम से बाहर आने के बाद
सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट मैं किस आंसर पे था? ये वाले। क्योंकि ये दिख बहुत बड़ा रहा था पर था आंसर इजी। ठीक है, मतलब अगर ढंग से थोड़ा सा दिमाग का अप्लाई करोगे तो आराम से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी पे आंसर था कि चेकर और मेकर अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो इतना इजी क्वेश्चन था लेकिन मैंने कब तक स्किप किया इसको, एकदम पेपर सबमिट करने से एक मोमेंट पहले तक 199 तक खींच के ले गया मैं इसे। ठीक है, तो ये चीज है कि अपने को दिमाग नहीं लगाना है, डरना नहीं है, क्वेश्चन देखो एकदम सीधा, वो बोलते हैं ना डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो वैसा वाला लॉजिक है। अब मैंने ये एग्जाम में क्यों किया, 200 तक क्यों ले गया, क्योंकि मैं किसी क्वेश्चन में उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे को पेपर भी क्रैक करना है ना। पर यही पर अपने को ऐसा भी नहीं करना, ऐसा बड़ा क्वेश्चन दिख जाए ना तो शुरू में जाके उसमें कूद ही नहीं मारनी है, आराम से अपना पहले पेपर सॉर्ट कर लो, पास हो जाओ, उसके बाद घुसो उसमें। ठीक है, पर करना है, मतलब डरना नहीं है क्वेश्चन से। कुल मिला के इसका क्या बोलते हैं वो, मोरल ऑफ द स्टोरी वो ये है कि क्वेश्चन से डरना नहीं है। ठीक है, ओके। अब आरटीपी जेन 26 का क्वेश्चन करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन मतलब पहले ही करा है हमने, जैसे May 24 का जो क्वेश्चन था ना, हाँ उसका ही सिमिलर क्वेश्चन है। अच्छा ओके, वाह यार एक क्वेश्चन और कम कर दिया, बहुत बहुत बधाई। ठीक है, आपको आ जाएगा ना, मतलब क्वेश्चन बन जाएगा ना सेम, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो आप यहाँ पे, मैंने किए हैं सर काफी सारे क्वेश्चन। हाँ ओके, मतलब ये सिमिलर क्वेश्चन है ना अपना जो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। हाँ चलो डन, मतलब अपना लास्ट क्वेश्चन बचा है आज के दिन का, आरटीपी May 26 वाला। ये देखो इसका आंसर भी अच्छा खासा बड़ा है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, आराम से इसको डील करते हैं, है ना। ओके, आपको ब्रेक चाहिए 2 मिनट का, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद अपना हो जाएगा। 2 मिनट बस। हाँ 2 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद आप आके बोल देना कि सर स्टार्ट कर दो। ठीक है, तब तक मैं क्वेश्चन पे एक बार नज़र घुमा लेता हूँ। ओके, वेट्स हो जाएगा, बेसिक चीज़ है। ठीक है, सिंपल है, तो टफ नहीं है। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो आपको कुछ भी अगर डाउट आता है तो आप मुझे क्या कर दो, इस नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। इन केस अगर आपको बैच भी ज्वाइन करनी है, इन केस आपको अगर कुछ डाउट भी आता है, अगर आपको बैच नहीं भी ज्वाइन करनी है, डाउट आता है तो आप फ्री में मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा डाउट। ठीक है, इस नंबर पर बस मुझे कनेक्ट कर लीजिए कॉल या व्हाट्सएप पर। ठीक है, ये वाला नंबर मैं यूट्यूब पर भी ऐड कर दूंगा, तो अगर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो इस नंबर पर आप कॉल कर पाओगे मुझे। ठीक है, ओके। स्टूडेंट को अगर बैच ज्वाइन करनी है वेल एंड गुड, ज्वाइन कर लो, कोई बात नहीं। अगर ज्वाइन नहीं भी करनी है तो आप डाउट पूछ सकते हो, डाउट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको बैच भी ज्वाइन नहीं करनी है, डाउट वगैरह भी नहीं पूछना है, तो एटलीस्ट चैनल पर कमेंट कर दो। अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो यूट्यूब से तो कमेंट कर दो, उसके अलावा सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऑलरेडी ये इतनी सारी चीज़ें तो हम कर ही रहे पूरी 0 to 50 सीरीज़, उसके अलावा बाकी और भी चीज़ें आने वाली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसके अलावा अपना आरटीपी वगैरह का डिस्कशन आने वाला है, तो सारी चीज़ें आएगी। तो वो कब आएगी, जब आप एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तब आपको जाके नोटिफिकेशंस मिलेगी, या आपकी फीड पर आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट, ओके। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। Zebra Dynamics Limited, diversified engineering firm है, currently undergoing a strategic review of its capital financing. Okay, BOD क्या बोल रहे हैं, strict hurdles for new project approval, मतलब BOD को दिक्कत आ रही है नए प्रोजेक्ट के अप्रूवल में। CFO क्या बोल रहे हैं, has stated that the company's cost of capital based on book value weight is currently 11%, मतलब बुक वैल्यू वेट के हिसाब से कंपनी की जो करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब WACC, वो 11% है, while cost of capital based on market value is exactly 150
बेसिस पॉइंट्स हायर। देखो यहाँ पर क्या, ये चीज ध्यान से समझना, 150 बेसिस पॉइंट्स, तो जो है 150 बेसिस पॉइंट्स, जैसे आपका क्या होता है 10.3834 लिख दो, ठीक है। तो ये जो 0.4 है, ठीक है, ये 3.4 है, इनको बोलते हैं बेसिस पॉइंट्स, ठीक है। बेसिस पॉइंट्स मतलब पॉइंट के बाद वाले जो भी फिगर है वो बेसिस पॉइंट्स हो जाते हैं। ये चलता है अपना 100 तक, जैसे मान लो ये 99 तक गया, फिर ये 100 तक गया, तो ये इधर आके एक बढ़ जाता है, मतलब 11.00 हो जाता है। इसमें कोई डाउट किसी को? बेसिक चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आया? यस सर। ओके, तो बेसिस पॉइंट्स आपके 10.34 है। हाँ सर 10.34 है। तो ऐसे यहाँ पर 11 प्लस 0.150 बेसिस पॉइंट्स है, तो इसको 1.50 बेसिस पॉइंट लिख सकता हूँ क्या मैं? यहाँ पर 1.5 ही लिखते हैं ना, 1.50 मतलब आपका मार्केट वैल्यू के हिसाब से कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गई, 12.5%। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। है ना, बिल्कुल बेसिक चीज थी, पर मैंने फिर भी आपको अच्छे से समझा दिया। ओके, मार्केट बेंचमार्किंग डेटा क्या है? टू डिटरमाइन सीओसी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, द फाइनेंस टीम हैज गेदर्ड डेटा ऑन टू कंपेरेबल पीयर्स, मतलब दो जो कॉम्पिटिटर्स है उनको क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी पड़ रहा है, उसके हिसाब से अपन भी फिगर आउट कर लेंगे। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का डेटा लेके आ गए हैं, विच ऑपरेट इन सेम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मतलब जैसा अपना इन्वायरमेंट है वैसा उनका इन्वायरमेंट है। देयर रिटर्न्स आर ड्रिवन बाय द CAPM मॉडल, मतलब कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। CAPM मॉडल बोले तो क्या समझना है, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, ठीक है। ओके सर, बीटा ये आ गया 1.2, 15, 1.2, और ये इधर CAPM जो है 15.2, इधर 0.8 और 12.8। ओके सर, फिर क्या बोला, बुक, अब देखो कैपिटल स्ट्रक्चर को समझना, बुक वैल्यू की टर्म्स क्या है, कंपनी मेंटेन्स अ ट्रेडिशनल बैलेंस शीट विद इक्वल रेशियो ऑफ इक्विटी एंड डेट। पहले जनरली मतलब लेट्स से 1 मिनट, इक्विटी 0.5 और डेट 0.5, ऐसा जनरली ट्रेडिशनली रखते थे कि आधा पैसा घर से लाओ आधा पैसा बाहर से बुलाओ, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, अब कुछ कुछ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करती है, कुछ कुछ मान लो 80% डेट भी रखती है, कुछ कुछ 20% डेट रखती है, तो अपने हिसाब से लोग करते हैं, ठीक है। ओके, अभी इस केस में क्या हो रहा है, इक्वल रेशियो मतलब 0.5 है। फिर मार्केट वैल्यू टर्म्स क्या है, ड्यू टू मार्केट ऑप्टिमिज्म द कंपनीज इक्विटी ट्रेड्स एट प्रीमियम, मतलब कंपनी का जो इक्विटी है वो प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, मतलब शेयर प्राइस ज्यादा है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, मतलब लेट से अगर बुक वैल्यू 1 लाख है तो मार्केट वैल्यू कितनी है, बताओ मुझे, मार्केट वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू 1 लाख है तो मार्केट वैल्यू कितनी है इस केस में? 3 लाख। 3 lakhs, करेक्ट। फिर वाइल द डेट ट्रेड्स एट पार, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू ऑफ डेट। ओके, फिर क्या बोल रहा है, डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहे हैं, कंपनीज डेट कैपिटल इज रेज्ड entirely थ्रू डिबेंचर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या, 7% कूपन का रेट है, 90 पर इशू करा है। ओके, फिर रिडीमेबल एट पार है 100 पर, मेच्योरिटी 4 ईयर्स की है। फिर क्या बोला है, आपको हायर किया, चलो आपको जॉब मिल गई है, बहुत बहुत बधाई आपको, CA इंटर में आते ही जॉब मिल गई आपको। आर्टिकलशिप नहीं, इस बार ये जॉब है ना, जेन्युइन वाली, ठीक है। तो यू हैव बिन, क्या बोल रहा है, यू हैव बिन हायर्ड एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्रोफेशनल, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्रोवाइड अ डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ कंपोनेंट कॉस्ट, मतलब एक एक कंपोनेंट की कॉस्ट बताओ, ठीक है। फिर कैलकुलेट कॉर्पोरेट टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन द कंपनी अज्यूमिंग डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ प्रीमियम, क्या बोला, डिडक्टिबल, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इश्यू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आर टैक्स डिडक्टिबल। चलो, क्या बोल रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट बता दो, ठीक है। फिर क्या बोला है, कैलकुलेट बीटा ऑफ द कंपनी। ओके, मतलब 3 चीजें बोली है, क्या बोली है, कंपोनेंट की कॉस्ट बता दो, टैक्स रेट बता दो और बीटा बता दो। इतना क्वेश्चन समझ में आया क्या? अपन ने कम से कम 5-7 मिनट तो क्वेश्चन को समझने में ही ले लिए। समझ में आ गया कम से, अब तो समझ में आ गया होगा ना, कि कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को हम यहीं से देखेंगे, है ना, ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो लिखने से ज़्यादा इसको अपन कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं, ना कि साथ साथ में प्रैक्टिस करने पर। ये वाला क्वेश्चन आप खुद हाथ से एक बार लिख के प्रैक्टिस करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं, क्या बोला, ये 0.5 है, ये 0.5 है, ये तो आपको समझ में आ गया कि वेट इन दोनों का 0.5 है। ओके सर, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता है क्या आपको? अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता है क्या? नहीं पता है। एक्स और वाई ले लिया, ये 0.5x 0.5y, इक्वेशन क्या बन गई, 0.5x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 11। परफेक्ट। ओके, यस सर। अब दूसरा केस समझो। दूसरे केस में क्या हो रहा है, ये जो इक्विटी था ना, इक्विटी इक्विटी तो 3 टाइम्स है, लेकिन जो बुक वैल्यू है ना अपना डेट की
डेट 1 टाइम ही है मार्केट वैल्यू का, ठीक है। तो मतलब इक्विटी का देखो, इक्विटी आप समझना, बुक वैल्यू तो 25 लेट से 25 है, 1 मिनट रुकना है ना। अभी क्या था, अभी डेट था आपका 0.5 और इक्विटी क्या था 0.5, तो डेट का मार्केट वैल्यू क्या रहेगा 0.5, सेम सेम है ना, ठीक है। पर ये जो है ना 1.5 है, आया समझ में, आया समझ में, मतलब लेट से अब इसको करेंगे हम 1.5 अपॉन 2, इसको करेंगे 0.5 अपॉन 2 वेट निकालने के लिए, ये आ जाएगा 75% या लेट से 3/4 है ना, और ये आ जाएगा अपना क्या 0.25 या 1/4, आया समझ में। बेसिक चीज थी बट फिर भी अच्छे से अपन ने देख ली। 0.75x 0.25x मतलब अब ये 12.5 आ गया। 12.5 कैसे आया, यहाँ पर किया था, यहाँ पर सेम यही दिख रहा है 12.5, ठीक है। इतना हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब क्या करना है, एक इक्वेशन बन गई आपकी क्या 0.5x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 11, दूसरी इक्वेशन बन गई 0.75x 0.25 इज इक्वल्स टू 12.5। इन दोनों इक्वेशन में कुछ डाउट है क्या, बाकी फिर बाद में हम इक्वेटिंग वगैरह करते हैं। इक्वेशन में कोई डाउट है क्या, बता दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, इक्वेटिंग 1 एंड 2, मतलब इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद क्या हुआ, सब्सटीट्यूटिंग एक्स इन इक्वेशन 1, मतलब एक्स की इक्वेशन इधर डाल दी। एक्स की इक्वेशन क्या आएगी 0.5 इंटू 14 प्लस 0.5, क्या किया है 0.5 इंटू 14, अपन खुद ही कर लेते हैं ना, सबसे बढ़िया यही रहेगा ना, अपन खुद अपनी इक्वेशन बना लेते हैं। 0.5x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब इस सेकेंड वाली चीज को हम क्या करते हैं, किसी भी एक डिजिट को आपको इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा 0.25 को हम डबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वल हो जाएगा। ये मैं 0.5y कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेकेंड वाली इक्वेशन में पॉइंट इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या इक्वेशन पे असर पड़ेगा क्या, कुछ भी कोई असर नहीं पड़ता है, ये तो आपने इतना मैथ्स पता है, ठीक है। किसी भी डिजिट से आप मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को करोगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड को, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आया 1.5x माइनस में, सब मैं पूरा माइनस में कर रहा हूँ इसको, ठीक है। माइनस मतलब आपको इक्वेट करने के लिए माइनस तो करना ही पड़ेगा। और ये मेरा कितना आ गया 25। इसमें कुछ डाउट है क्या किसी को, डाउट है कुछ, नो सर। ये एलिमिनेटिंग मेथड बोलते हैं इसको। और किसी से भी कर सकते हैं, क्या बोल रहे हो, सिर्फ 2 से ही करना है, 2 से देखो multiply क्या या होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो आपकी ये इक्वेशन रखी है, ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। तो या तो आप इन दोनों को इक्वल कर दो, मतलब एक को इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि अपने को काटना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो आप या तो एक्स को इक्वल कर दो या वाई को इक्वल कर दो। तो यहाँ पर आप जो मैंने ये काटा है ना, ऐसे ऐसे काट सकते हो। अदरवाइज आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो कटेगा ही नहीं ना, डिडक्ट भी तो करना है। एक एलिमेंट, एक अपने को वेरिएबल को हटाना है, 2 वेरिएबल है, कैलकुलेशन से एक वेरिएबल ही निकलेगा, एक वेरिएबल को हटाना है। जैसे अगर अपन ऐसा करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते थे कि इसको क्या करते, इसको लेट से अपन यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो भी दोनों 1.5 पर आ जाते। पर ये इजी वे देख रहा था कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया 14, मतलब x इज इक्वल टू 14%। और अब सेम इस इक्वेशन में y को रख देंगे, x का 14% आया था क्या आंसर, देखो ये x इज इक्वल टू 14% ये रहा, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन को एक्चुअली क्या किया, सीधा सीधा आंसर दे दिया, आईसीआई का आंसर है। सेम देख लो आप, मैंने पूरा वहीं से लिया है, एमटीपी अपना आरटीपी मे 26 से पूरा आंसर लिया है मैंने, है ना। तो आईसीआई ने जैसा किया है वो मैं आईसीआई का ही आंसर बुक में दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट रेफर करेंगे तो वो ईजी रहेगा। अदरवाइज जो मेरे को साथ में देखेंगे, मेरे से पढ़ेंगे, तो उनको ये सिंपल अपना आंसर फॉलो करना है, ठीक है। ओके सर। अब इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू रख दो, तो 0.5 और एक्स की वैल्यू क्या है 14, तो 14 प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 11। तो 14 इंटू 0.5 कितना होगा 7, 7 को इधर भेज दो, ठीक है सर। 0.5y इज इक्वल्स टू 7, 11, एक मिनट, 0.5y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 7, 0.5y इज इक्वल्स टू 4 और y इज इक्वल्स टू 8, मतलब 4 डिवाइड बाय 0.5, ठीक है। इसमें कुछ डाउट,
ओके, तो हमारा 2 आंसर आ चुके हैं। केडी आ गया, हाँ सर, और के भी आ गया। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें? तो सर ओके, अब क्या कर रहे हैं? अब क्वेश्चन ने क्या मांगा? अब क्वेश्चन ने मांगा है कॉर्पोरेट टैक्स रेट बता दो। अभी हमने ये तो बता दिया कंपोनेंट कॉस्ट, अब कॉर्पोरेट टैक्स रेट बता दो। हाँ सर, बता देंगे। पहले क्या बोल रहा है? पहले ये बोल रहा है केडी का फॉर्मूला लगाओ। केडी का फॉर्मूला कौन सा? आई वन माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइड में आर वी प्लस एन पी अपॉन टू। ठीक है, ये सेम फॉर्मूला आपको लगा लेना है। ठीक है, ये जैसे आप लगाओगे फॉर्मूला तो आपका आंसर क्या आ रहा है? प्री टैक्स केडी आ जाएगा 10%। आपको इतना तो पता है कि अपन जैसे ये केडी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 1 मिनट है ना, ये केडी वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं तो इससे प्री टैक्स केडी आता है। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में ही बता दिया था। फिर उसको टैक्स रेट माइनस करते हो तब जाके क्या बनता है? तब जाके बनता है पोस्ट टैक्स। ठीक है, इतना हो गया। तो ये जैसे आपका 10% आया है ना, और आपने 8% देखो यहाँ से आपने क्या कैलकुलेशन किया, ये यहाँ पर जो आप केडी लेते हो यहाँ पर है ना, और यहाँ पर तो ये केडी तो आपका पोस्ट टैक्स होता है। तो पोस्ट टैक्स वाई कितना है आपका 8, और प्री टैक्स केडी कितना है आपका 10। मतलब आप बताओ बिना कैलकुलेशन के कि टैक्स रेट कितनी आ गई? 20%। सिंपल, क्योंकि 10 1 माइनस टी करेंगे, 10 1 माइनस 0.2 करेंगे तो ही जाके तो 8 आएगा। ठीक है, ये हो गया, बेसिक चीज थी। आया समझ में? क्यों कुछ दिक्कत आई? बोलो। बढ़िया, फिर अपने को क्या करना है? लास्ट में क्या बोला है? लास्ट में बीटा कैलकुलेट करना है। हाँ, आ गया समझ में। ठीक है, बीटा कैलकुलेट करना है। बीटा करें हम कैलकुलेट फटाफट से, बताओ बीटा कैलकुलेट करें क्या? ठीक है, अब देखना क्वेश्चन को समझना। अकॉर्डिंग टू CAPM, ये फॉर्मूले में कोई दिक्कत है क्या किसी को? आर एफ प्लस बीटा इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा अंडर ब्रैकेट आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, अब ये सब चीजें समझाने की कोई जरूरत नहीं। के क्या होता है, आर एफ क्या होता है, बीटा क्या होता है, ये सब अपने को आता है। सीधा 14 लिखा, इधर 14 अपना आंसर आया था। 8% गिवन था, 6% मार्केट प्रीमियम गिवन थी। इसको सोल्व करेंगे हम, कैसे करते हैं? 14 इज इक्वल्स टू 8 प्लस बीटा इंटू 6। 8 इधर आ जाएगा। ठीक है, 14 माइनस 8 इज इक्वल्स टू बीटा इंटू 6। तो ये 6 इज इक्वल्स टू बीटा इंटू 6। बीटा इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 6। बीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसा समझ में? तो बेसिक कैलकुलेशन थी। हाँ सर, अब क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है वर्किंग नोट में क्या करना है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में वो फॉर्मूला लगा के एक बार देख लो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 15.2 यहाँ पर ये वाली बात बोल रहे हैं, ये देखना, ये जो इन्फॉर्मेशन थी ना, अब इस पे हम आ गए। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन सोल्व कर रहे हैं। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, देखना 15.2, अब 1.2 आरपी, इतना समझ में आ गया। फिर आरपी मतलब रिस्क प्रीमियम, मतलब आर एम माइनस आर एफ को आरपी भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना सर? आरपी इज इक्वल्स टू आर एम माइनस आर एफ, मतलब ये रिस्क प्रीमियम बोलना चाह रहा है। ठीक है, जनरली आरपी अब मत लिखना, मैं तो मना ही करता हूँ, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में आपका पूरा क्वेश्चन की 12 बज सकती है, तो आपको ऐसी रिस्क नहीं लेनी है। बट फिर भी आरपी इज इक्वल्स टू आर एम माइनस आर एफ अगर ICI ये क्वेश्चन में कहीं पर गिवन है तो ये समझ लेना। ठीक है, आया समझ में इतना? ओके, अब देखो यहाँ पर क्या बोला, ये बोला इक्वेशन, फिर ये बोला इक्वेशन। इसमें क्या, इसमें पूरा क्वेश्चन से ही कॉपी किया अपन ने, ये जितना भी लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन से ही कॉपी किया है। ओके, अब इक्वेशन सोल्व करेंगे सेम अपन ने जो ऊपर अभी इक्वेशन सोल्व करी ना, ये वाली, ऐसे अगर इस इक्वेशन को भी सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा आरपी मतलब रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू 6। क्यों? क्योंकि आपको आरएफ से आरएफ डिडक्ट हो जाएगा, आरएफ से आरएफ डिडक्ट हो जाएगा, तो बाकी इक्वेशन आप खुद सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आरपी आ जाएगा 6। आरपी आप सोल्व कर लोगे क्या? एक बार मुझे बता दो, वरना मैं करवाऊँ अभी, मैं कर लूंगी सर। है ना? ये आपको समझ में आ गया ना? बस यही मेथड लगानी है यहाँ पर, ये वाली जो अपन ने सॉल्व की थी ना, सेम इसी मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, ओके, अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है सब्सटीट्यूटिंग आरपी, मतलब आरपी इज इक्वल टू 6 को सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पर जैसे ही रखोगे और यहाँ पर जैसे ही रखोगे तो आपका आरएफ आ जाएगा 8%। हेंस आरएफ आ गया आपका 8, आरपी आ गया आपका 6, आरएम आपका आ गया 14। बस आपको यहाँ पर है ना, आई थिंक क्वेश्चन में मुझे मिस हो गया होगा लिखना, यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला होगा कि ये कैलकुलेट करो। ठीक है, ये वाला जो प्रॉब्लम है ना यहाँ पर, इसमें बोला होगा आरएफ बताओ, आरएम बताओ। अदरवाइज हम क्यों करते? क्योंकि हमारा काम तो हो गया था यहीं पर खत्म।
क्योंकि हमने कंपोनेंट की कॉस्ट बता दी, टैक्स रेट बता दिया, बीटा बता दिया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कैसे किया आपको समझ में आया क्या? यस। इसमें कोई दिक्कत है क्या? मुझे बता दो एक बार, हाँ, कोई दिक्कत है वो या मैं एक नहीं? बार सॉल्व कर लूंगी। हाँ, ओके, बाकी समझ में तो आ गया ना क्या हुआ है यहाँ फिर पर? डाउट आएगा तो। हाँ, डाउट आप आराम से पूछो ना, हाँ, मैंने अब समझ तक में आ अभी गया। तक डाउट के लिए तो कभी बोला ही नहीं है ना? डाउट आप कितने ही पूछो, 10 बार पूछोगे तो भी चलेगा। अपन वो मैथ्स के टीचर नहीं है कि 10 बार पूछने की बोल दिया और फिर 10वीं बार क्या पहली बार पूछने गए तो सर बोल रहे कि अरे इतना सा नहीं आता तुमको। ठीक है, वो वाला सिचुएशन अपना नहीं है ना? आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतिश्री मतलब समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम कल डिविडेंड पढ़ने वाले हैं, है ना? और डिविडेंड को हम जल्द से जल्द 2 से 3 दिनों में निपटा लेंगे। ठीक है, फटाफट फटाफट करके। फिर जो आपके मतलब ऐसे प्री चैप्टर्स हैं, फेवरेट चैप्टर्स, फिर आएंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट अपना डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर, और लास्ट में क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ओके। ओके, 1 मिनट रुकना है ना? ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को अगर मुझसे कुछ डाउट वगैरह पूछना है तो आप मुझे इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप वगैरह आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर जो बच्चे देख रहे हैं, कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रिवीजन वीडियोस कैसे लग रहे हैं। कहीं पे कुछ डाउट आया तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले डिविडेंड डिसीजन के रिवीजन में।